स्वागत है आपका आज के वन शॉट वीडियो में, जो है हमारा वैद्युत विभव के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा जो वैद्युत विभव है उसके जो भी थ्योरीज हैं, जो भी डेरिवेशन है, और ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, द्विध्रुव को घुमाने में कितना काम करना पड़ता है, इन सभी को, और बिंदु आवेश के कारण कितना वैद्युत विभव होता है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में कितना विभव होता है, निरक्षीय में कितना होता है, व्यापक बिंदुओं में क्या होता है, इन सबको इस एक ही वीडियो के माध्यम से एकदम सरल आसान भाषा में और साथ ही साथ उसको लिखने का भी एकदम आसान तरीके में, ताकि आपको ना तो सिर्फ समझ में आए बल्कि ये याद भी हो जाए कि इसको कैसे लिखना है, और आसानी से आप याद करके उसे अपने बोर्ड के पेपर में लिख सकेंगे। तो ये वीडियो के माध्यम से जब तक ये वीडियो खत्म होगा, अगर आप ये पूरा देखेंगे तो यकीन मानिए कि इस अध्याय से जुड़ा कोई भी डाउट कहीं पर भी नहीं बचेगा। और साथ ही साथ अगर आप इससे पहले देखे हो या ना देखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मान के चला जा रहा है कि ये जो क्लास है एकदम बेसिक से लेके पूरा हाई लेवल तक जो आपका बोर्ड के प्रश्न आते हैं वहां तक कवर की जाएगी। तो आपको सिर्फ तसल्ली से इस क्लास को जैसे सिस्टम वाइज बनाया गया है वैसे ही देखेंगे, और जब तक ये क्लास जब खत्म होगी तब आप खुद ही फील करेंगे कि हाँ, इस अध्याय के मेरे कितने डाउट क्लियर हो गए, और कितनी चीजें हैं जो कितना बुक में टफ लगता है, सीरीजों में इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज में लिखे रहते हैं डेरिवेशन कि 1.5 पेज के हो जाते हैं, तो देखोगे कि वो कितने आसान है और कितने आसानी से हम कर भी सकते हैं। और 2-4 लाइनें उसमें से सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा, बाकी डेरिवेशन अपने आप हो जाएगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए चैप्टर का शुरुआत करते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत विभव। तो देखते हैं कि वैद्युत विभव होता क्या है। तो अगर मैं कहूं कि हमारे पास कहीं पे एक वैद्युत क्षेत्र है, यानी जैसे यहाँ पे मान लो अगर हमारे पास कोई प्लस आवेश रहेगा, इससे दूर यानी बाहर की तरफ हमारी वैद्युत बल रेखा निकलेगी, यानी इसके आसपास एक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो अगर ये हमारे पास आवेश है और इसके आसपास हर दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, वैसे ही एक क्षेत्र हमने ये ले लिया। अब अगर ये धन आवेश है और मैं कहीं से एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट लेता हूं जो कि वो भी धन आवेश है, और इसको अगर मैं यहां कहीं पे रखता हूं, ये हमारा आवेश हो गया धन आवेश क्यू नॉट। अब अगर इस आवेश क्यू नॉट को मैं आगे की तरफ लेके आऊं तो होगा क्या, ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो ये धन आवेश क्या कोशिश करेगा, इस पे जो बल लगाएगा वो इस दिशा में लगाएगा, यानी जो हमारा बल यफ लगेगा वो कुछ इस दिशा में लगेगा, ये इस धनावेश को इधर भेजना चाहेगा। अब अगर मैं इसको इधर लेके आना चाहूंगा तो होगा क्या, मुझको इस बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। जैसे ये जो धन आवेश है ये कोशिश करेगा कि इसको क्या कर दे, इधर ढकेल दे, क्योंकि दोनों धन आवेशित है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा और इधर जब लेके आऊंगा ना, तो ये धन आवेश जो है अभी भी बल लगाएगा और इसको कोशिश करेगा उधर भेजने का। तो हमको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी इस बल के विरुद्ध, और इस क्यू नॉट को पकड़ के हम चाहे तो यहां ला सकते हैं, चाहे तो यहां ला सकते हैं, या कहीं पर भी ला सकते हैं। तो अगर ये क्यू नॉट को मैं कहीं अनंत से लेके आऊं, अनंत का मतलब कि बहुत दूर, जैसे यहाँ पे आवेश रखा है, इसके आसपास एक वैद्युत क्षेत्र है, अब क्यू नॉट को मैं बहुत दूर कहीं से लेके आता हूं, और हम कहते हैं बहुत दूर, इसी बहुत दूर को हम नाम दे देते हैं क्या, अनंत से। यानी कहीं बहुत दूर से इस क्यू नॉट आवेश को हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़ के इधर लेके आ रहे हैं। अब जब भी लेके आएंगे तो ये धनावेश उसको उधर भेजना चाहेगा, क्योंकि ये भी धनावेश ये भी धनावेश, तो हमको खुद से कुछ काम करना पड़ेगा इस क्यू नॉट को अनंत से पकड़ के ऐसे यहां तक लाने में। तो अगर मान लो अनंत से लेके जब हम आ रहे हैं और यहां कहीं किसी बिंदु तक हमने इसको लेके आए, तो अगर अनंत से पकड़ा हमने आवेश को और इस बल के विरुद्ध जो इसको उधर भेज रहा था हमने उसको खींच के लेते आए, तो इस दौरान अगर हमने जो काम किया अनंत से यहां तक लाने में, अगर वो काम हमारा W है और जो आवेश ला रहे हैं वो आवेश अगर Q नॉट है, तो इनके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव, और इसको दिखाते किससे हम, V से। तो वापस से देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये धनावेश ये भी धनावेश, ये धनावेश इस धनावेश को इधर ढकेलना चाहेगा, पर हमने खुद से क्या किया, अनंत से एक आवेश को पकड़ा और खींच के इस बल के विरुद्ध ला के इस बिंदु पे रख दिए। तो इस बल के विरुद्ध जब हमने
कुछ काम किया यहाँ से यहाँ तक लाने में, तो हमने कितना काम किया उसको अगर हम भाग दे दे कि कितना आवेश हमने लेके आया, तो ये जो क्वांटिटी आती है यही हमारी क्या कहलाती है, वैद्युत विभव कहलाती है। और एक चीज और इसी के साथ साथ यूज होता है, ये तो हमारा हो गया वैद्युत विभव। इसी को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ किसी बिंदु पे जो हमारा है वैद्युत विभव, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, यानी अनंत से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य वह धन परीक्षक आवेश के अनुपात के बराबर होता है। यानी W को अगर भाग कर देंगे Q0 से तो हमको क्या मिल जाएगा, विभव मिल जाएगा। एक और शब्द यूज होता है जिसको हम कहते हैं विभवांतर, जिसको हम कहते हैं विभवांतर। विभवांतर का मतलब क्या है, जब हम विभव की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आवेश को हमने अनंत यानी बहुत दूर से पकड़ा और लेके किसी बिंदु तक चले आए। पर अगर मैं आवेश को दो बिंदुओं के बीच ले जाऊं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई बिंदु हमारा ये A था और यहाँ पे कोई बिंदु हमारा, ये कोई बिंदु अगर A है और ये कोई बिंदु B है, अगर मैं आवेश को A से B तक लेके आऊंगा तो छोटी सी दूरी ले आऊंगा तो इतना ही काम करना पड़ेगा। तो अगर विभवांतर क्या जब हम निकालते हैं तो इसको जब हम दिखाते हैं तो इसको डेल्टा V से दिखाते हैं, और ये जो डेल्टा V यानी विभवांतर है ये हमारा बराबर होता है इन दो बिंदुओं के बीच हमको कितना काम करना पड़ा, तो ये लिख देंगे W A B और कितना आवेश लेके आ रहे हैं Q0, तो उसी से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हम कहते हैं जो हमारा विभवांतर है वो बराबर होगा उन दो बिंदुओं के बीच हमको कितना काम करना पड़ा बटे कितना आवेश को हम लेके आ रहे हैं। तो दोनों में देखो अंतर किस चीज का है, जब हम विभव की बात करते हैं हम कहते हैं कि हमने अनंत से किसी बिंदु पे लाके आवेश को रखा, जो हमने काम किया उसको डिवाइड कर देते हैं जितना आवेश लेके हम आ रहे हैं। पर जब विभवांतर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अब अनंत से नहीं लेके आ रहे, यहीं पे कोई बिंदु दो थे, जैसे ये एक बिंदु A है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब हम लेके आते हैं तो कितना काम हमको करना पड़ता है, उसको अगर हम भाग दे देते हैं कितना आवेश लेके आए तो वही हमारा क्या हो जाता है, विभवांतर कहलाता है। और ये विभवांतर को हम किससे दिखाते हैं, ये V से ही, उसके आगे एक डेल साइन बना देते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसी चीज को अगर हम ये जब तोड़ते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं VB माइनस VA। जैसा इसके नाम में है, अगर विभवांतर को हम तोड़ेंगे तो दो शब्द मिलेगा, एक विभव और दूसरा अंतर, यानी दोनों के विभव में कितना अंतर है, तो हम कहते हैं कि इसके विभव को जब हम घटा देंगे तब भी हमको क्या मिलेगा, विभवांतर ही मिलेगा। और यहाँ से हम लिखते हैं डेल्टा भी बराबर होगा VB माइनस VA, या इसी चीज को हम कहते हैं WAB अपान Q0। तो अगर हमको विभवांतर डिफाइन करने के लिए कहेगा तो हम क्या कहेंगे, सब कुछ परिभाषा वही लिखेंगे कि बिंदु पर वैद्युत विभवांतर हो जाएगा किसी धन परीक्षण आवेश को। अब अनंत की जगह हम लिख देंगे किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ रहा है और कितना परीक्षण आवेश ला रहे हैं, उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अब बात करें कि इनका मात्रक क्या होता है, तो देखो यहाँ पर भी कार्य बटे आवेश है, यहाँ पर भी कार्य बटे आवेश है, तो दोनों का जो मात्रक होता है, दोनों की जो बीमा होती है वो सेम होती है। तो अगर हम बात कर लें इनका मात्रक की, तो मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा, ये V बराबर हमारा W अपान Q है, तो यहाँ से हम लिखेंगे जो विभव का मात्रक होगा और वही मात्रक विभवांतर का भी होगा, तो जो मात्रक होगा वो कार्य के लिए क्या हो जाता है, जूल प्रति कूलाम। और इसी को हम कहते हैं कि एक और शब्द से दिखाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट। चाहे वो विभव का पूछे चाहे विभवांतर का पूछे, दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम। और इसका जो एक और मात्रक होता है जो आमतौर पे हमेशा यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट। यानी विभव को हम वोल्ट में भी नापते हैं और जूल प्रति कूलाम में भी नापते हैं। अगर बात करें इसकी बीमा की, तो इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, तो बीमीय सूत्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो कार्य है इसका बीमीय सूत्र लिख दें और जो आवेश Q है उसका बीमीय सूत्र लिख दें। तो ये जो कार्य होता है इसकी जो बीमीय सूत्र होती है ये होता है mLT की पावर -2, ये बल का होता है, इसमें एक और जोड़ देते हैं यानी L की पावर 2 कर देंगे, तो ये हमारा कार्य का बीमा सूत्र हो जाता है। और आवेश Q का क्या होता है, AT होता है। अब यहां से अगर इसको हम आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा m का m और ये L की पावर 2, ये T ऊपर जाएगा तो माइनस बना देगा तो T की पावर -3, A ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो A की पावर -1। तो ये हमारा आ गया इसका बीमीय सूत्र।
और ये विभव हो गया, विभवांतर हो गया, दोनों के जो मात्रक हैं, बीमी सूत्र दोनों समान होते हैं। क्योंकि विभवांतर है क्या, बेसिकली विभव के बीच का अंतर ही है। तो है तो अंत में ये भी विभव ही, पर अंतर ये है कि ये दो बिंदुओं के बीच की बात करता है, और जो विभव है वो अनंत से लेके जब हम आते हैं किसी एक बिंदु पे तो उसकी बात करता है। आगे ये कभी 1-2 नंबर के पूछते रहता है कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो कैसे इसको परिभाषित हम करेंगे। देखो हमें पता है कि अभी हमने देखा था कि ये जो विभवांतर आया था ये बराबर था कितना काम हो रहा है बटे कितने आवेश को लेके आ रहे हैं। अब अगर मुझको 1 वोल्ट डिफाइन करना है, 1 वोल्ट का मतलब ये जो विभव है इसी का मात्रक वोल्ट है, यानी ये V का मान 1 कब आएगा, 1 वोल्ट कब आएगा। तो हम कहते हैं कि इसका मान 1 कब आएगा, जब ये किया गया काम जो है ये WAB अगर इसका मान भी 1 आ जाए और जो आवेश को हमने लेके आया है वो भी क्या हो 1, तो 1 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये जो डेल्टा V की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी 1 वोल्ट। तो इसी चीज को जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं कि 1 कूलाम आवेश को, यानी Q का मान कितना है 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो, यानी हम कहते हैं ये जो Q नॉट है इसका मान अगर क्या हो जाए 1 कूलाम, और 1 कूलाम को किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ले जाने में जो काम करना पड़ रहा है, ये जो W करना पड़ रहा है वो अगर कितना करना पड़े 1 जूल, तो जब हम विभव निकालेंगे तो ये बराबर होता है कितना काम हम कर रहे हैं और कितना आवेश आया है। तो ये काम 1 जूल का था, ये आवेश 1 कूलाम है, तो आएगा भी हमारा कितना 1 वोल्ट। तो इस चीज को हम क्या करते हैं ऐसे ही परिभाषित करते हैं कि यदि 1 कूलाम आवेश को दो बिंदुओं के बीच लाना है और किया गया कार्य अगर 1 जूल है तो दोनों का मान रखेंगे तो 1-1 आ जाएगा, तो जो हमारा विभवांतर है वो भी कितना आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा। आगे बात करें कि एकल बिंदु आवेश के कारण अगर हमें किसी बिंदु पे वैद्युत विभव निकालना हो तो उसे कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ये कह रहा है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो हम कहेंगे कि माना एक बिंदु आवेश Q है से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जैसा निम्नांकित चित्र में दर्शाया गया है। यानी हमने कहा कि यहाँ पे हमारा कोई आवेश Q है जिससे r दूरी पर, तो यहां से हम r दूरी पे कोई बिंदु मान लेते हैं P, r दूरी पर स्थित बिंदु P, इसी पे हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। और वैद्युत विभव का जब हम परिभाषा पढ़े थे तो स्टार्टिंग में ही हमने देखा था वैद्युत विभव का मतलब क्या होता है कि हम अनंत से यहां कहीं दूर अनंत से किसी आवेश को लेकर के इस बिंदु P तक चले आएंगे, तो जितना काम हमको करना पड़ेगा और जितना आवेश हम लेके आएंगे उसी के अनुपात को क्या कहते हैं वैद्युत विभव V कहते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे V पता करना है तो हमें दो चीज पता करनी पड़ेगी, पहली कितना काम करना पड़ा अनंत से यहाँ P तक लेके आने में और कितना आवेश हमने लेके आया है। अब ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जब अनंत से हम P तक आवेश Q नॉट को पकड़ के ला रहे थे, यानी यहां से हमने से Q नॉट को पकड़ा और यहाँ तक P तक लाए, तो हम कहते हैं मान लो बीच में कोई बिंदु पड़े थे, एक बिंदु पड़ा था A और दूसरा बिंदु पड़ा था हमारा B, तो हम कह रहे हैं कि जब हम अनंत से उसको आवेश को लेके आ रहे होंगे तो बीच में दो बिंदु पड़े थे, एक A पड़ा था और एक B। अब जब हम आवेश को यहां से यहां तक लेके आए तो हम कह रहे हैं कि हमने मान लेते हैं कि जो विस्थापन किया है वो विस्थापन कितना किया dx, और जब इधर हम लेके आ रहे होंगे तो इस आवेश के कारण जो वैद्युत बल लग रहा होगा उस पर वो इधर लग रहा होगा, यानी जो बल F की दिशा होगी वो इधर होगी, और हम इस बल के विरुद्ध खुद से मेहनत करके यहां से अनंत से लेके आ रहे थे, तो बीच में कोई बिंदु पड़ा A और B, और हम कहते हैं कि A से B तक लाने में जो काम करना पड़ रहा है ये दूरी dx छोटी सी है, तो हम मान लेते जो हमने काम किया वो भी छोटा सा काम क्या था dw था, और Q से P तक की जो दूरी है वो हमने ऊपर माना है कितनी है r है, तो ये Q से जो A तक की दूरी है ये दूरी को हम क्या मान ले रहे हैं, इस दूरी को हम कुछ भी मान सकते हैं, तो इस दूरी को हमने क्या मान लिया x अगर मान लिया। तो अब देखो करेंगे क्या, हम कहेंगे बिंदु आवेश किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु A से
बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, यानी ए से बी तक लाने में जो हम काम करेंगे वो काम हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू, और ये बराबर होता है एफ डॉट डी एक्स के, यानी जो कार्य होता है वो बराबर होता है बल गुणे विस्थापन के। यहाँ बल हमारा एफ है, जो विस्थापन हमने किया वो कितना किया, डी एक्स किया है। तो इसी को जब हम तोड़ेंगे इसको अदिश गुणन को, तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स और कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो एफ और डीएक्स के बीच के कोण को लेंगे तो इनके बीच कोण क्या होगा, जो वैद्युत बल है वो इधर है, जो विस्थापन हम कर रहे हैं वो इधर कर रहे हैं, तो ये जो कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा 180 का। तो इस थीटा की जगह अगर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूँ, 180 लिख सकता हूँ। और कॉस 180 का जो मान होता है वो -1 होता है, तो इसका जब हम मान -1 रखेंगे तो एफ डीएक्स के साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -एफ डी एक्स। अब इसी चीज को हम चाहे तो लिख सकते हैं, यानी ये जो डी डब्ल्यू होगा ये बराबर हो जाएगा किसके, -एफ डी एक्स के। अब एक चीज हम लिखेंगे क्या, चूंकि ये जो एफ होता है, जो हमारा वैद्युत बल एफ होता है, ये कूलाम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आवेश है क्यू, ला कितना रहे क्यू नॉट बटे इनके बीच की जो दूरी है, अभी बात हम किसके कर रहे हैं, पॉइंट ए से बी तक लाने की, तो जो बीच की दूरी लेंगे वो ये वाला लेंगे, ये जो यक्स है वो लेंगे, तो ये हो जाएगा यक्स का स्क्वायर। तो हमने कहा कि हमारा जो डी डब्ल्यू आया वो आया है -एफ डी एक्स, और हमको पता है कि एफ कूलाम के नियम से क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी इनके बीच की जो दूरी है बिंदु ए तक। अब अगर मैं चाहूं तो इस एफ का मान उठा के यहाँ पे रख सकता हूं, तो अतः ये जो हमारा डी डब्ल्यू आया है ये बराबर हो जाएगा -एफ का मान यहाँ पे उठा कर रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये dx यहाँ पे रहेगा तो ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ये जो डी डब्ल्यू हमारा आया है ये बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया काम है, यानी छोटा सा काम के लिए, पर हमको अगर विभव की गणना करनी है तो हमको अनंत से लेके कहां तक आना होगा, पी तक। तो अगर इतना छोटा सा काम जो हमारा डी डब्ल्यू है, और अगर हमें पूरा निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखते हैं क्या, अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया जो हमारा कार्य होगा, यानी अब अनंत से जब लेके आएंगे तो हम करेंगे क्या, किया गया कार्य, ये जो हमारा W होगा ये जब हम निकालेंगे तो समाकलन कर देंगे किसका, ये जो हमारा डी डब्ल्यू है, तो जब डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर किसके, इसके है। तो इसी चीज को जब हम लिखेंगे तो यहां से हमारा आएगा काम, जो समाकलन करेंगे ये जब डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे तो डी हट जाएगा, बचेगा क्या, डब्ल्यू बराबर इधर भी जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब आगे इसका समाकलन कैसे करेंगे, जितने कांस्टेंट है उनको बाहर कर लेंगे, तो कौन कौन कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट होता ही है, साथ ही साथ हमने इस Q और जो परीक्षण आवेश लेके आ रहे Q नॉट उसको भी हमने कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि बदल क्या रहा है, सिर्फ ये x बदलेगा और ये dx बदलेगा। जैसे देखो ये a से अगर b तक ला रहे हैं तो dx इतना है, अगर a से मैं यहाँ तक ले आऊंगा तो dx बढ़ जाएगा। उसी प्रकार अगर बिंदु a यहाँ पे है तो x का मान इतना है, अगर ये बिंदु a और आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो x का मान घट जाएगा, अगर ये बिंदु a दूर रहता तो x का मान बढ़ जाता। यानी इस पूरे समीकरण में जो बदल रहा है वो dx बदल रहा है और एक्स स्क्वायर बदल रहा है। तो हम करेंगे क्या, यहां से जितने कांस्टेंट है उन सबको बाहर ले लेंगे, तो जब इन कांस्टेंट को हम बाहर लाएंगे तो यहां से जो हमारी आगे की होगा तो ये W बराबर जो हमारा है ये बाहर कर लेंगे तो आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू नॉट, या इस क्यू नॉट को हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसी के साथ लिख दें क्यू नॉट, और बचेगा क्या हमारा अंदर 1/x स्क्वायर और dx। एक चीज और देखो हम करते हैं,
ये समाकलन करते हैं, जैसे ये dw जो था वो छोटी सी दूरी के लिए था, a से b तक के लिए, तो जैसे ही दोनों बच्चों का हम समाकलन कर देंगे तो हमको अनंत से कहां तक का मिल जाएगा, p तक का। तो यहाँ पे हमने dw का समाकलन किया तो w हो गया, यहाँ समाकलन था तो हमने समाकलन का चिन्ह लगा दिया। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इस समाकलन के नीचे हम लिखते हैं कि हम कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं। समाकलन में एक प्रकार का क्या है, जोड़ी है, तो हम कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि कहां से, अनंत से लेके कहां तक ला रहे हैं, बिंदु r तक। बिंदु जो हमारा आवेश था उसको अनंत से पकड़ के कहां तक ला रहे हैं, p तक। तो p की जो दूरी है वो क्या है, r। तो इसी चीज को हम लिखेंगे अनंत से कहां तक लेके आ रहे हैं, r तक। और यहां भी आ जाएगा हमारा क्या, अनंत से लेके r तक हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। अब इसका समाकलन कैसे होगा, तो इस यक्स स्क्वायर को अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं माइनस क्यू अपान क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जब समाकलन है तो यक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो यक्स की पावर क्या हो जाएगा, -2। और dx कहां से कहां तक समाकलन कर रहे हैं, अनंत से लेके r तक। अब यहाँ एक चीज ध्यान देनी है कि जब ये समाकलन होता है तो ये जो पावर होती है ना, पावर में एक ऐड होता है और उसी पावर से नीचे हम क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। जैसे यहां पे जब समाकलन होगा तो हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जब समाकलन करेंगे तो ये समाकलन का साइन हट जाता है और एक बड़ा सा बॉक्स आता है। यक्स की पावर -2 में क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा यक्स की पावर -2 प्लस 1 बटे ये जो ऊपर आया है ना इसी से नीचे भाग दे देंगे, यानी -2 प्लस 1 से भाग दे देंगे। और ये जो यहाँ लिख देते हैं उसको इस बॉक्स के इस कोने पे ऐसे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो वापस से देखो ये समाकलन का नियम रहता है, बहुत ज्यादा यहाँ के मैथमेटिक्स में नहीं फंसना है, हमको इतना याद करना है कि जब भी समाकलन करेंगे तो इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे। तो यक्स की पावर -2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, यक्स की पावर -2 प्लस 1। और ये जो ऊपर पावर है ना इसी से भाग कर देंगे, यानी -2 प्लस 1 से भाग कर देंगे। अब ये आगे आएगा क्या, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा माइनस क्यू अपान क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो यक्स की पावर -2 है, -2 में 1 जुड़ेगा तो कितना बचेगा, -1। तो ये हो जाएगा यक्स की पावर -1 बटे -2 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, -1। और ये पावर इसकी कहां से कहां तक है, अनंत से लेके r तक है। अब अगर मैं चाहूं तो ये जो यक्स की पावर -1 है इसका मतलब क्या होता है, ये -1 अगर हटेगा तो ये 1 बटे यक्स हो जाएगा। तो इसी चीज को अगर मैं चाहूं तो क्या डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, क्या ये माइनस वही रहेगा, यक्स की पावर जो -1 है वो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से w बराबर हो जाएगा माइनस क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस, और यक्स की पावर -1 है तो 1 बटे यक्स हो जाएगा। और कहां से कहां तक गणना कर रहे हैं, अनंत से लेके r तक। अब देखो होगा क्या, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से खत्म हो जाएगा, ये वाला माइनस जो है इस माइनस से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसको आगे हम कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को उठा के इस यक्स की जगह रख देंगे, फिर इसके बाद नीचे वाली वैल्यू को उठा के यक्स की जगह रखते हैं और दोनों के बीच में हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ये जो यहां से यहां ये हुआ है और ये जो अभी कर रहे हैं ये सब समाकलन के नियम है। ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि समाकलन जब भी हम करते हैं तो ऐसा ही करते हैं कि सबसे पहले ऊपर वाली राशि को उठा के एक्स की जगह रखेंगे, फिर नीचे वाली राशि को उठा के एक्स की जगह रख देंगे। तो जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब r रखेंगे तो हो जाएगा 1 अपान r, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि समाकलन ऐसे करते हैं, बटे 1 अपान नीचे वाला जब एक्स की जगह रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये 1 बटे अनंत का मतलब अगर हम अनंत से किसी संख्या में भाग देंगे तो जो वैल्यू आती है वो 0 आती है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। यानी ये वाला जो मान है ये पूरा मान 0 हो जाएगा। तो किसी में से 0 घटाने का कोई मतलब है नहीं। इस 1 बटे r को हम चाहेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसे 1 बटे r लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा w बराबर आया है ये आया है क्यू क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान r। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि हमको पता है कि जो v होता है ये बराबर होता है w अपान क्यू नॉट के, और इसे विभव की ही तो हमें गणना करनी है ना। जो हमारा विभव v होता है वो बराबर होता है w अपान क्यू नॉट। तो w का मान हमने निकाला है, अगर यहाँ पे w का मान मैं रख दूंगा तो मुझे v का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः ये जो v है ये बराबर होगा w का मान कितना है हमारा,
अगर इसको चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू नॉट को इस आर के साथ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा क्यू नॉट बटे आर, और ये क्यू नॉट है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा क्यू नॉट। ये क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कट जाएगा और जो हमारे पास आएगा ये आ जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू नॉट कट चुका है तो क्यू बटे आर। और यही चीज हमें क्या करनी थी, पता करनी थी कि अगर हमें वैद्युत विभव पूछेगा किसी बिंदु आवेश के कारण कैसे आएगा, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर। अब अगर मान लो पूछ रहा है कि इसी पूरे सिस्टम को हम किसी परावैद्युतांक माध्यम के में रख दें, जैसे कूलाम के नियम में हम पढ़ते थे ना, उसमें आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जब हम उसको हवा या निर्वात में रखते थे, अगर किसी परावैद्युतांक माध्यम में रखते थे जिसका मान k रहता था, तो होता क्या था, उसमें इस एप्सिलॉन नॉट के बगल में k जुड़ जाता था। तो वैसे इसमें भी हम चाहे तो जोड़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे कि अगर मान लो इसको मैं किसी परावैद्युतांक माध्यम k में रखूंगा, तो उस कंडीशन में जो v आएगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा k, और यहाँ पे q अपान r हो जाएगा। नीचे लिख देंगे किसी परावैद्युतांक के माध्यम में। तो जैसे वहां कूलॉम के नियम जब निकालते थे ना, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह के जोड़ देंगे तो परावैद्युतांक माध्यम के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पर भी छोटा सा क्या कर देंगे, के जोड़ देंगे। तो जब भी बिंदु आवेश का पूछेगा तो ऐसे 2 लाइनें लिख के एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के ये सारे स्टेप करके दे देंगे। आइए बात करते हैं कि बिंदु आवेशों के निकाय के कारण। अब तक जो हमने देखा वो देखा कि अगर हमारे पास एक बिंदु हो, अगर किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत विभव पता करना हो तो कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं अगर बिंदु आवेशों का निकाय हो। बिंदु आवेशों के निकाय का मतलब क्या होता है, जैसे अब तक हमारे पास कोई यहाँ पे एक आवेश क्यों था और हमने कहा कि इससे किसी बिंदु P पे हमें वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव की गणना करनी थी। पर अगर मान लो बहुत से आवेश हो, जैसे ये Q1 हो और इससे दूरी जो हो R1 हो, वैसे यहाँ पे कोई आवेश Q2 हो जिससे दूरी R2 हो, इसी प्रकार से कोई और बिंदु हो, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु हमारा था Q3 जिससे ये जो दूरी है वो R3 है, और ऐसे ही करते करते डॉट डॉट हम मान लेते हैं कि जो कितने हैं Qn आवेश है, और इन आवेशों के कारण इस बिंदु P पे कितना वैद्युत विभव होगा उसी चीज का हमें गणना करना है। अब तक हमने देखा था ना एक बिंदु के कारण, तो अब एक बिंदु आवेश के जगह पे कितने आ गए, बहुत से आवेश आ गए। तो अब कैसे गणना करेंगे, तो इस बिंदु P पे जो विभव होगा तो हम लिखेंगे इसको कैसे, हम कहेंगे कि माना Q1 Q2 Q3 Qn डॉट डॉट Q1 बिंदु आवेश है जिनकी बिंदु P से दूरी क्रमशः R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है। इन बिंदु आवेशों के कारण बिंदु P पे लगने वाला विभव V इन बिंदुओं के अलग अलग लगने वाले विभव के बीच गणितीय योग के बराबर होगा। यानी ये जो V होगा ये बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट कहां तक चले जाएंगे Vn तक। यानी पहले के कारण कितना विभव होगा वो निकाल लेंगे, दूसरे के कारण कितना होगा वो निकाल लेंगे, तीसरे के कारण कितना होगा वो निकाल लेंगे, चौथे के कारण कितना होगा, ऐसे ही पांचवा छठवां n तक के कारण कितना होगा। इन सबको निकाल के अगर इन सबको मैं जोड़ दूंगा इस P पे कितना विभव होगा वो हमको मिल जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे V बराबर, ये V1 अभी हमने देखा था कि एक बिंदु के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, और यहाँ पे Q की जगह पे क्या है Q1 है, तो ये हो जाएगा Q1, दूरी R1 है तो R1 प्लस V2 की जगह पे क्या हो जाएगा वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R वाला, पर यहाँ पे Q का मान 2 है तो ये हो जाएगा Q2, दूरी R2 है तो क्या हो जाएगा R2। इसी प्रकार इसके लिए जब निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 2 के बाद ये हो जाएगा Q3 बटे R3, और ऐसे करते करते हम कहां तक चले जाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n तक है तो हो जाएगा Qn बटे Rn के। अब इसी चीज को जब हम लिखते हैं तो इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम चाहे तो क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से जो V हमारा ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 प्लस Q3 अपान R3 प्लस ये डॉट डॉट कहां तक चला जाएगा हमारा Qn अपान Rn के।
अब ये जो नीचे यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो समेशन इसमें दो चीज यूज हो रही है, एक क्यू और एक आर, इन्हीं का मान बार बार बदल रहा, एक बार 1 1 है, फिर 2 2 हो जा रहा है, फिर 3 3, ऐसे ऐसे करते करते कहां तक चला जा रहा है, यंत। तो अगर कभी ऐसी टर्म हमको दिखती है मैथ में, यानी गणित में या फिजिक्स में, तो इसी चीज को लिखने का एक आसान तरीका होता है, यानी इसी चीज को अगर हम चाहे तो छोटे में करके लिख सकते हैं। तो कैसे हम लिखते हैं, यहां से हम लिखेंगे क्या, इसी चीज को जब हम लिखेंगे तो हम कहेंगे ये जो v है ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कांस्टेंट है उसको क्या करेंगे बाहर। अब इसको जब हम लिखते हैं तो एक ऐसे साइन बनाते हैं यम की तरह, जिसको हम क्या कहते हैं सिग्मा या समेशन। इसका मतलब है कि हम जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, तो Q बटे R, और यहाँ नीचे I लगाएंगे और R के नीचे भी I लगा देंगे। यानी बदल क्या रहा है, ये Q ही बदल रहा है ना, I बता रहा है कि हमारा Q बदल रहा है, I यहाँ पे बता रहा है कि R भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। और ये I का जो मान है, यानी ये जो बेस है इसका, ये कहां से कहां तक बदल रहा है, तो हम नीचे लिखेंगे I जो है ये 1 से बदल रहा है, देखो यहाँ पे 1 था, फिर 2, ऐसे बदलते बदलते जा रहा है, और कहां तक जा रहा है, n तक। तो ऊपर क्या लिख देंगे, n को लिख देंगे। तो अगर कभी हमसे पूछेगा किसी बिंदु निकाय के कारण किसी बिंदु आवेश, अगर हमारे पास बिंदु आवेशों का निकाय हो, उसके कारण किसी बिंदु पे वैद्युत विभव की गणना करना, तो हम वो ऊपर की लाइनें रहती हैं और ये चित्र, और यहाँ तक लिख के उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ये समेशन हमें बता रहा है कि हम Q और R को जोड़ रहे हैं, और I बता रहा है कि इनका मान बारी बारी से बदल रहा है। ये नीचे जो लिखे हैं ये बता रहा है I का मान 1 से बदल रहा है, 1 से 2 3 ऐसे से हो रहा है, कहां तक हो रहा है, तो n तक हो रहा है। आगे बात करते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हमें उसकी अच्छी स्थिति में निकालना हो, जैसे पहला वाला जो अध्याय था वहां पे हमने किया था ना अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति, उसी प्रकार से इसमें भी 2-3 स्थितियां हैं। तो ये जो पहली स्थिति है, ये कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी, इसी चीज को कई बार वो अनुदैर्घ्य भी कहता है। तो अगर कुछ भी पूछेगा तो याद रखना है क्या है, अच्छी द्विध्रुव की अच्छी या अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत विभव। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस और प्लस Q आवेश से मिलकर बना है, जिससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, जैसा कि निम्नांकित चित्र में दर्शाया गया है। तो हमने क्या लिखा है, हमने कहा कि ए बी कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q और प्लस Q आवेश से मिलकर बना है। तो ये कोई हमारा वैद्युत द्विध्रुव ए बी था जो माइनस Q और प्लस Q आवेश से मिलकर बना था। इससे R दूरी पे, यानी ये अगर इसका केंद्र है, तो इससे R दूरी पर किसी बिंदु, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु क्या था हमारा, P था, R दूरी पर स्थित किसी बिंदु, ये जो हमारा बिंदु P है, इस पे हमें वैद्युत द्विध्रुव की गणना करनी है। तो हमें पता है अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है और ये इसका केंद्र अगर O है, तो जो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है वो 2l होती है। तो ये वाली यहां से यहां तक जो A से O तक की दूरी है ये l हो जाएगी, और O से B जो है ये दूरी भी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। अब अगर हमें पता करना है कि P पे कितना वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितना विभव होगा, तो हम करेंगे क्या, इस आवेश के कारण कितना विभव हो रहा है वो निकाल ले रहे हैं, इस आवेश के कारण कितना विभव हो रहा है वो निकाल ले रहे हैं, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो बिंदु P पे इन दोनों के कारण निकलने वाला जो हमारा वैद्युत विभव है उसका मान आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, प्लस का मतलब ये आवेश के कारण, यहाँ पे वैद्युत विभव कितना होगा, तो इसको हम लिख दें V1 से, इसको हम अगर V1 मानते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आवेश है Q, तो Q बटे इनके बीच की जो दूरी है, दूरी क्या है हमारी B, P है। अब B से P तक की दूरी कितनी होगी, तो देखो यहां से यहां तक पूरा दूरी R है, ये छोटी सी दूरी क्या है हमारी O से B तक L है। तो अगर यहां से यहां तक R है, ये इतना हिस्सा L है, तो बचेगा क्या R माइनस L। तो ये जो यहां से यहां तक की दूरी है ये हो जाएगी R माइनस L। तो यहाँ जो हमारा BP है, इसी चीज को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान BP के मान कितना है R माइनस L। इसको नाम दे दे रहे समीकरण नंबर 1। आगे हम लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव। जब माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे तो इसको हम अगर नाम दे दे क्या V2 का,
जैसे इसको हमने नाम दिया V1 का, तो इसके कारण जो विभव हो रहा है उसको क्या नाम दे सकते हैं, V2। तो ये जो V2 है ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, आवेश हमारा माइनस है तो माइनस Q बटे इसकी दूरी क्या है, A से लेके P तक, तो हमने लिख दिया A P, ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q है तो यहाँ पे क्या लगा दे रहे हैं माइनस, ये हो जाएगा Q बटे AP का मान कितना आएगा, देखो AP का मतलब यहां से लेके कहां तक, यहां तक, यानी AP का मतलब कहां से बात कर रहा है, यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा है, तो ये दूरी कितनी होगी, अगर यहाँ O से लेके P तक R है और ये इतना हिस्सा L है, तो A से P तक कितना हो जाएगा R प्लस L, तो ये वाली जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R प्लस L। तो AP की जगह हम चाहे तो क्या रख सकते हैं R प्लस L, तो इस AP की जगह हम रखेंगे R प्लस L और ये इसको नाम दे दे रहे समीकरण नंबर 2। आगे हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। परिणामी वैद्युत विभव का मतलब क्या होता है, यानी दोनों के कारण कुल विभव इस बिंदु P पे कितना होगा। तो जब परिणामी निकालते हैं तो हम लिखेंगे जो परिणामी V होगा वो बराबर होगा दोनों के विभवों को जोड़ लेंगे, यानी V1 प्लस V2। अब इसी चीज को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, यहाँ पे मान कितना आया था R माइनस L, प्लस ये जो इसका मान रखेंगे V2 का मान, तो ये माइनस है, तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हो जाएगा Q अपान R प्लस L। अब देखो करेगा क्या, ये प्लस ये माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे, तो इसको अगर मैं चाहूं तो हटा के डायरेक्ट चाहूं तो लिख सकता हूं माइनस Q अपान R प्लस L। तो अब इस दोनों चीजों में देखोगे तो एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन हमें दिख रही है यहाँ से, अगर मैं चाहूं तो Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकता हूं, तो यहां से हमारा आ क्या जाएगा, ये V बराबर आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 अपान, ये यहां से आ जाएगा हमारा R माइनस L माइनस 1 अपान R प्लस L। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा R माइनस L, एलसीएम लेते तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है बुरा हो जाता है, और ऊपर क्या बचेगा R माइनस L से ये कट जाएगा, बचेगा R प्लस L माइनस R प्लस L से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या R माइनस L। और इसी चीज को अगर हम आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये अगर ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो होगा क्या, ये हो जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस माइनस मिलके प्लस, और ये प्लस L हो जाएगा बटे, ये हमारा वर्गांतर का सूत्र होगा। वर्गांतर का सूत्र का मतलब जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वो बराबर होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, वो तो ये जब आपस में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहां से देखो कुछ कट रहा होगा, माइनस R से ये R कट जाएगा और ऊपर हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा Q और L मिलके कितने हो जाएंगे 2L, और ये जो बचा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे कि चूंकि जो P का मान होता है वो बराबर होता है Q इंटू 2L के, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है उसका मान क्या होता है Q इंटू 2L, और ये जो L है, L का मतलब ये जो द्विध्रुव के बीच की दूरी है ये R की तुलना में बहुत ज्यादा छोटी होती है, अतः अगर R से L बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर भी छोटा होगा, यानी L स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा किससे, R के स्क्वायर से। और अगर L स्क्वायर बहुत छोटा है तो याद करो पहले भी अध्याय में हम यही करते थे फर्स्ट लेसन में, अगर L स्क्वायर बहुत छोटा है R स्क्वायर बहुत बड़ा है तो बहुत बड़े में से छोटा घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वहां पर हमने बताया था ना एग्जाम्पल कि अगर मान लो समुद्र है, R स्क्वायर समुद्र जितना बड़ा है और L स्क्वायर ये है कि एक चम्मच अगर हम उससे पानी निकाल दे रहे हैं तो कोई भी फर्क उसको नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अतः ये जो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है इसी चीज को हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या R स्क्वायर के। तो अब देखो क्या Q 2L की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं P R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं R स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः ये जो V है ये बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 2L की जगह पे क्या लिख देंगे P बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की जगह पे R स्क्वायर। और यही हमको क्या करना था डिराइव
करना था। अगर हमसे पूछेगा किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अच्छी स्थिति पे अगर हमें वैद्युत द्विध्रुव की गणना करनी रहेगी तो ऐसे करके यहां तक निकाल के हम छोड़ देंगे। तो अब तक हमने देखा था कि वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति पे हम वैद्युत विभव की कैसे गणना करेंगे। आगे देखते हैं कि अगर हमसे पूछे निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति तो इस पे कैसे वैद्युत द्विध्रुव की गणना करेंगे। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि वही वापस से लिखेंगे कि माना ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिससे -q और +q आवेश से मिलकर बना है, जिससे r दूरी पे और निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है जैसा निम्नांकित चित्र में दर्शाया गया है। सिर्फ इसमें क्या जोड़ लेंगे, निरक्षीय स्थिति पर। तो हम कहते हैं कि ये कोई हमारे पास एक माइनस आवेश था q और यहाँ पे कोई +q आवेश था, ये इसका केंद्र था और यहाँ से r दूरी पे निरक्षीय का मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं। जब अच्छी कहता है तो हम ये वाली लाइन मानते हैं, ये निरक्षीय का मतलब इस लाइन की बात कर रहे हैं। तो r दूरी पे यहाँ पे कोई बिंदु हमारा P था जिसपे हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो यहाँ से अगर हम इसको मिला दें ऐसे और ये हमारा A हो गया, ये हमने माना कि उसका द्विध्रुव का नाम क्या था, A और B था, तो हमने इस दूरी को ऐसे मिला दिया। तो इस P पे जब गणना करनी रहेगी तो फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, इसके कारण कितना यहाँ पे वैद्युत विभव है वो गणना कर लेंगे, इसके कारण कितना वैद्युत विभव है उसकी गणना कर लेंगे और लास्ट में दोनों को आपस में जोड़ देंगे जैसे अभी अच्छे में हमने किया था। तो ये जो दूरी है ये केंद्र अगर O हो जाएगा तो ये जो दूरी है वो L हो जाएगी और ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी, हमारी L हो जाएगी। तो वही लाइन वापस यूज करेंगे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। जब बिंदु P पे इसके कारण वैद्युत विभव निकालेंगे तो इसको V1 अगर नाम देते तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या होता है Q, आवेश Q है तो Q इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है Bp, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे Bp। अब इसी चीज को अगर हम चाहें तो Bp का मान कैसे निकालेंगे, तो ये अगर एक समकोण त्रिभुज होगा तो ये इसका लंब होगा और ये क्या होगा, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी r² प्लस L²। तो इस Bp की जगह अगर हम चाहें तो r² प्लस L² लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हम लिखेंगे क्या, चूंकि Bp जो है ये बराबर होगा किसके, √r² प्लस L² के, और Q होगा ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये वाली जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसकी जगह पर हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं, अतः जो V1 होगा वो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, Bp की जगह पे ये रख देंगे क्या हो जाएगा r² प्लस L² का, और इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 का। आगे इसी प्रकार जब लिखेंगे तो -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। जब माइनस के कारण निकालेंगे तो इसको V2 नाम दे रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश -q है तो -q, दूरी क्या होगी हमारी, यहाँ पे दूरी क्या है देखो A से P तक, तो ये क्या हो जाएगा AP। अब यहाँ पे वापस वही लिखेंगे, चूंकि ये जो AP है इसकी वैल्यू कितना आएगी, तो ये AP अगर निकालना है तो इस त्रिभुज की बात कर रहा है तो ये भी एक समकोण त्रिभुज होगा और ये जो कर्ण होता है ये लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, वही r² प्लस L²। और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देंगे कैसे आ रही, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसी जो V2 हमने लिखा है तो हम लिखेंगे, अतः हम चाहे तो ये V2 बराबर, अब यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, -q है तो माइनस के यहाँ पे हम लगा लेते हैं Q, AP की जगह पे हो जाएगा √r² प्लस L²। अब यहाँ पे हम अगली लाइन लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। परिणामी वैद्युत विभव हम कैसे निकालते हैं, लिखेंगे V बराबर होगा V1 प्लस V2 के। अब यहां से V1 का मान उठा के रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/√, ये वैल्यू हमारी कितनी है r² प्लस L² प्लस V2 का मान कितना है, यहां से देखो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/√r² प्लस L²। अब ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ
अब ध्यान से देखो, ये जो v का हमारा मान आ रहा है 1/4πε0 q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, सेम वैल्यू ये भी है 1/4πε0 q तो q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी दोनों मान समान है तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो अगर कट जाएंगे तो v का मान हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन हम लिख लेंगे, अतः निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य, वैद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो अगर अच्छी पूछेगा तो इससे पहले आने, निरक्षी पूछेगा तो ऐसे दिखा देंगे, और निरक्षी में जो वैद्युत विभव होता है उसका मान कितना आता है, शून्य आता है। बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अच्छी और निरक्षी के बाद जो वैद्युत विभव है, इसमें एक और टॉपिक आता है जो है कि व्यापक बिंदु का। अगर ध्यान देंगे तो पीछे जो पहला अध्याय हमारा था जहां पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, वहां पे सिर्फ दो ही हमने पढ़ा था, एक अच्छी और एक निरक्षी। पर यहाँ अच्छे निरक्षीय के साथ साथ एक व्यापक बिंदु का भी डेरिवेशन होता है। तो उसे क्या होता है, वो कैसे करते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो हमसे कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। तो व्यापक बिंदु का मतलब क्या होता है वो समझेंगे और देखेंगे इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वही लाइन लिखेंगे जो हम पीछे लिखते थे, क्या कि माना ए बी एक हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके केंद्र से आर दूरी पर तथा थीटा कोण पर कोई व्यापक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो आपस से सुनेंगे, क्या लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके केंद्र से आर दूरी पर थीटा कोण पर कोई व्यापक बिंदु P है, जिसपे हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, जैसा निम्नांकित चित्र में दर्शाया गया है। और फिर ये चित्र अपना बना लेंगे। तो व्यापक बिंदु का मतलब ही क्या होता है कि जैसे अक्षीय का मतलब इस लाइन पे कहीं बिंदु हो, निरक्षीय का मतलब इस लाइन पे कहीं बिंदु हो, पर व्यापक का मतलब कि यहाँ कहीं भी बिंदु हो, ना तो इस लाइन पे है ना तो इस लाइन पे, इन दोनों लाइनों के बीच में अगर कहीं हमारा बिंदु हो तब। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये दूरी r है, तो अगर मैं चाहूं तो यहां से इसको ऐसे मिला दूं और इसको क्या नाम दे रहा हूं, r1 पहले वाले आवेश के कारण, और ये दूसरे आवेश के कारण जो होगा इसको मैं नाम दे रहा हूं r2 का। तो हमने पहले आवेश से मिलाया, इसको r1 नाम दे दिया और इसको क्या नाम दे दिया, r2। अब कैसे हम पता करेंगे कि कितना वैद्युत विभव होगा, तो याद करो पिछले के दो डेरिवेशन में हमने क्या किया था, प्लस क्यू के कारण कितना वैद्युत विभव होगा वो निकालते थे, इसके कारण कितना वैद्युत विभव होगा वो निकालते हैं, फिर परिणामी निकालते हैं। परिणामी का मतलब दोनों के कारण कितना होगा उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो सेम काम यहां पर भी हम करेंगे, हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण कितना वैद्युत विभव होगा, तो हमको पता है, अगर इसको मैं मान लू V1 तो बराबर हो जाएगा 1/4πε0। आवेश कितना है Q बटे दूरी क्या लेंगे, ये वाली दूरी नहीं बल्कि इस आवेश और बिंदु के बीच की जो दूरी रहती है वो दूरी हम कंसीडर करते हैं। तो ये दूरी कितनी है r1, तो इसको क्या लिख दे रहे हैं r1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, और ये माइनस क्यू के कारण इस P पे कितना वैद्युत विभव होगा वो जब निकालेंगे तो इसको हम V2 मान लेते हैं, और ये बराबर हो जाएगा 1/4πε0। आवेश माइनस क्यू है तो माइनस क्यू, दूरी हमने r2 माना है तो क्या हो जाएगी r2। अब हमारे पास पहले वाले आवेश के कारण विभव मिल गया, दूसरे के कारण जो विभव हुआ वो मिल गया।
अब आगे जब परिणामी निकालेंगे हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव जो इस बिंदु P पे परिणामी होगा, परिणामी का मतलब इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण जो वैद्युत विभव होगा वो हम लिखेंगे V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 के। अब यहां से अगर हम मान रख दे V1 और V2 का तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अब यहां से हम जब V बराबर निकालेंगे तो V1 का मान कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, और R पे R1 है तो R1 प्लस, और ये क्या आया है हमारा माइनस आया तो इस माइनस को यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ, तो ये जो आएगा ये आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R2, Q बटे क्या आ जाएगा R2। अब देखो ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो इसको हटा के इसके जगह में क्या लिख सकता हूं, माइनस लिख सकते हैं। अब यहां से देखो कुछ कॉमन होगा 1/4 पाई, और इस Q को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचेगा क्या 1/R1 माइनस 1/R2, और इसको मैं नाम दे दे रहा हूं समीकरण नंबर 1 का। तो यहां से हमारे पास आ गया है जो विभव V बराबर होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R1 माइनस 1/R2 के। अब अगर किसी प्रकार से हमें R1 और R2 का मान पता चल जाए तो हमको विभव V भी पता चल जाएगा। तो इस चीज को कैसे हम पता करेंगे, ये पता करने के लिए हम करते क्या है, ये दूरी R1, R1 कहां से P से B था, यानी ये दूरी क्या है हमारी R1 है। अगर मैं सेम दूरी का जितना दूरी R1 है इसको घुमा के अगर यहाँ पे रेस्ट करूंगा तो यहाँ कहीं पे जहां ये कट करेगा यहां से लेके यहां तक भी दूरी R1 होगी। वापस से देखो हमने किया क्या, अगर ये R1 इतना दूरी थी तो सेम दूरी का चाप हमने यहाँ पे अगर कट करेंगे, अगर ये R1 है तो ये वाली दूरी इतनी भी क्या हो जाएगी R1 हो जाएगी। और टोटल दूरी कितनी है, यहां से यहां तक अगर ये हमारा बिंदु O है तो P से लेके O तक की टोटल दूरी कितनी है R। और अभी हमने देखा कि अगर हम R1 दूरी का यहाँ पे चाप लगाएंगे तो यहाँ पे कट करेगा तो ये दूरी R1 हो जाएगी, तो ये छोटी सी दूरी बचेगी कितनी, टोटल R है, और ये इतना जब R1 हो जाएगी तो ये हमारा बचेगा R माइनस R1। और यहां जहां पे ये चाप हमने लगाया था इतनी ही दूरी का, ये R1 दूरी का, इस बिंदु को यहां से ऐसे मिला देते हैं और यहाँ पे एक अभिलंब खींच देते हैं जिसको हम यम से दिखा देते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, अगर मैं इस R2 वाली रेखा को, ये जो बड़ी वाली रेखा R2 दिख रही, अगर इस रेखा को मैं ऐसे पकड़ूं और घुमा के इस रेखा के सीध में कर दूं, R2 को मैं पकड़ता हूं घुमा के इस R रेखा के सीध में कर दूंगा, तो ये रेखा अगर बड़ी है तो जाहिर सी बात है इससे बड़ी यानी कुछ ऐसे यहां बाहर तक आ जाएगी। तो अगर मैं इस रेखा को घुमा के ऐसे करूंगा तो ये R2 बड़ा यहां आ जाएगा, और यहां से लेके P से यहां तक कोई बिंदु मान लेते हैं M है, तो यहां तक की जो दूरी होगी ये R2 हो जाएगी। और A से इस बिंदु पे हम क्या खींच देते, एक अभिलंब खींच देते। अब देखो होगा क्या, ये जो दूरी है P से N तक ये R2 के बराबर है, तो अगर P से N तक R2 के बराबर है और हमको पता है P से लेके O तक दूरी R के बराबर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल R2 है, माइनस कर देंगे ये दूरी हमारी R है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे R2 माइनस R। एक चीज और होगा क्या, अगर ये कोण थीटा है तो ये जो रेखा काटेगी ये भी क्या बना लेगी, कोण थीटा, क्योंकि दोनों कोण क्या है, शीर्षा विमुख कोण है, दोनों कोण जो हमारे हैं वो क्या है, शीर्षा विमुख कोण है। अब यहां तक करने के बाद हम आएंगे कि अब हम कैसे R1 और R2 का मान पता करेंगे। तो हम लिखेंगे जो हमारा ये वाला त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, OMB, तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज OMB में अगर मैं इसमें cos थीटा यूज करूं, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो थीटा यहाँ पे है, थीटा के सामने ये लंब होगा, ये आधार होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। और ये जो हमारा द्विध्रुव रहता है इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है, 2l, तो ये O से लेके यहाँ तक जो लंबाई होगा वो l हो जाएगा, और ये जो लंबाई है यानी A से O तक वो भी क्या हो जाएगी, l, क्योंकि द्विध्रुव की टोटल लंबाई 2l रहती है, तो ये l हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, l। तो यहाँ पे जब cos थीटा यूज करेंगे तो आधार हमारा क्या है, OM, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा OM बटे
ये कर्ड क्या है हमारा ओ बी, और इसी को हम लिखेंगे अगर तो ये यहां से हमारा आ जाएगा क्या cos थीटा बराबर OM का मान कितना है r माइनस R1 यहाँ पे, और OB का मान कितना है यल, OB की जगह क्या लिख देंगे यल। अब अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं, मुझे R1 पता करना है, तो ये यल यहाँ पे जाके गुणा करेगा क्या हो जाएगा यल cos थीटा हो जाएगा, और तो ये जब अगर भेजेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा R, ये आ जाएगा यल cos थीटा बराबर R माइनस R1 के। अब हमें R1 पता करना है तो R1 को इधर भेज देंगे, यल cos थीटा को उधर, तो यहां से R1 बराबर आ जाएगा, ये R1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यल cos थीटा उधर जाएगा तो R माइनस यल cos थीटा हो जाएगा, और इसको हम नाम दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 2 का। अब इस त्रिभुज के बाद इस वाले त्रिभुज में आएंगे किसमें ओ एन ए में, तो यहां पे हम लिखेंगे त्रिभुज ओ एन ए में। जो हमारा त्रिभुज ओ एन ए है इसमें ये वाला कोण कितना है हमारा थीटा है, तो अगर इसमें मैं कॉस यूज करूंगा तो थीटा के सामने ये लंब होगा, ये आधार और ये कर्ड, तो जब इसमें हम कॉस थीटा यूज करेंगे तो कॉस थीटा बराबर होगा इसके ओ एन के, ओ एन बटे जो हमारा कर्ड है यानी ओ ए। अब इसका जब मान रखेंगे तो हो जाएगा cos थीटा बराबर ओ एन का मान हमारा कितना आया था R2 माइनस आर, तो ये हो जाएगा R2 माइनस आर बटे ओ ए का मान कितना आया, ओ से लेके ए तक ये जो मान आया वो कितना आया है यल, तो ओ ए बटे क्या हो जाएगा हमारा यल यहां से हो जाएगा। अब यहां से अगर हमको R2 पता करना है तो इसको यहां भेजेंगे तो ये हो जाएगा यल cos थीटा बराबर R2 माइनस आर, हमें R2 पता करना है तो इस R को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी ये R2 बराबर हो जाएगा, इस R को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा R प्लस यल cos थीटा, और इसको हम नाम दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 3 का। तो अब हमारे पास R1 का मान भी पता है और R2 का मान भी पता है। अब इस R1 और R2 का मान उठा के क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या समीकरण 2 व समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, जब ये मान उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये हो क्या जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जो v बराबर आया था हमारा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये था हमारा 1 अपान R1 की जगह पे क्या आ जाएगा R माइनस यल cos थीटा, और ये माइनस है तो बीच में माइनस 1 अपान इसके जगह क्या आ जाएगा R प्लस यल cos थीटा। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, यहां से हमारा v बराबर आ जाएगा ये जो है q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहां से आ जाएगा हमारा आगे इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये होगा क्या, ये आपस में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा R माइनस यल cos थीटा, और ये इनटू हो जाएगा R प्लस यल cos थीटा, और R माइनस यल cos थीटा से जब इसमें भाग देंगे तो ये पोर्शन कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा क्या R प्लस यल cos थीटा, और ये माइनस साइन है तो माइनस R प्लस यल cos थीटा से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, आएगा क्या हमारा R माइनस यल cos थीटा। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो ये v बराबर आ जाएगा हमारा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा R प्लस यल cos थीटा, और ये माइनस अंदर गुणा करेगा तो हो जाएगा माइनस R, और ये माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस यल cos थीटा, और बटे हो जाएगा ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो कुछ कट रहा होगा, ये R से ये R कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहां से v बराबर आ जाएगा हमारा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये यल cos थीटा मिलके क्या हो जाएंगे 2l cos थीटा हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं चाहूं तो इस q को यहां ना लिख के कहां लिख सकता हूं अंदर लिख सकता हूं, अगर इस q को मैं अंदर लिखूंगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और इसके आगे क्या आ जाएगा q 2l cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां से आगे हम क्या करेंगे, अब
तो हमने अभी जो निकाला है वो आया v बराबर 1/4 पाई Q2L cos थीटा अपान r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहां से आगे हम क्या करेंगे, अगर मैं लिखूंगा यहां से, तो यहां से आगे हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि Q इंटू टू एल, चूंकि Q इंटू टू एल ये बराबर किसके होता है, P के। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है उसका फार्मूला क्या होता है, Q इंटू टू एल। और लिखेंगे ये जो L है यानी ये जो द्विध्रुव के बीच की दूरी है ये R की तुलना में क्या होती है, बहुत छोटी होती है। अतः जो इसका स्क्वायर होगा यानी L का स्क्वायर होगा ये भी R स्क्वायर से क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और अगर L स्क्वायर बहुत छोटा है किससे, R स्क्वायर से, तो जब R स्क्वायर में से L स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा का जो मान रहता है वो बहुत हो सकता है तो मैक्सिमम 1 होता है, यानी ये भी उतना बड़ा मान नहीं होता है। तो हम कहते हैं ये जो R स्क्वायर है ना ये इतना बड़ा है और L स्क्वायर उसके सामने बहुत छोटा है। जैसे पिछले हमने देखा था ना कि अगर हम समुद्र में से कोई छोटा सा 1 चम्मच पानी निकाल ले तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम यहाँ पर भी R स्क्वायर बहुत बड़ा हम मानते हैं। तो इसमें से ये जो L स्क्वायर R ये cos स्क्वायर थीटा घटा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हम लिखते हैं अर्थात ये जो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है इसी की जगह पे हम लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या, R स्क्वायर, क्योंकि ये घटाने का इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो हम Q इंटू टू एल के जगह पे जब P रखेंगे यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा जब R स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः ये जो V है ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q2L की जगह पे हम क्या यूज कर देंगे, P cos थीटा है तो cos थीटा वैसे ही रह जाएगा बटे इसकी जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, R स्क्वायर। और इसी चीज का हमें क्या करना था, डेरिवेशन करना था कि अगर हमसे पूछ रहा है किसी व्यापक बिंदु पे, व्यापक बिंदु का मतलब ना इधर है ना इधर है बल्कि पॉइंट हमारा कहीं बीच में है, तो अगर पूछेगा हमने को कैसे डेरिवेशन करना है तो ये चित्र बना के ये सब सेम टू सेम ऐसे ही क्या कर देंगे, लिख देंगे। आगे बात करते हैं कि विभव प्रवणता क्या होती है। तो विभव प्रवणता को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी अगर जैसे मान लो हमारे पास कोई ये धन आवेश है और इसके कारण आसपास वैद्युत क्षेत्र है, तो हमने देखा था कि अगर हम इसको अनंत से लेके आते हैं तो हमको कुछ काम करना पड़ता है, और अगर बहुत दूर बिंदु पे होंगे हम तो हमको काम कम करना पड़ेगा क्योंकि इसके कारण जो प्रतिकर्षण लगेगा वो कम लगेगा। अगर हम यहाँ कहीं पे बिंदु को इधर खिसकाना चाहेंगे तो हमको काम ज्यादा करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करने का मतलब कि यहाँ पे विभव भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये V बराबर किसके होता है, W/Q के। यानी अगर कार्य ज्यादा करेंगे तो विभव भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी इन बिंदुओं पे तो विभव कम है, इन बिंदुओं पे विभव क्या है, ज्यादा है। यानी जितना दूर जाते जाएंगे विभव कम होता है, जितना पास आते जाते हैं विभव का मान उतना ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि जितना पास जाएंगे प्रतिकर्षण बल उतना ज्यादा काम करेगा और इसी कारण से हमारा विभव भी उतना ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हमें नापना हो कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन कैसे होता है तो उसी चीज को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, विभव प्रवणता। और हम कहते हैं कि ये जो विभव प्रवणता होती है, विभव प्रवणता ये बराबर होती है dV/dr के। ये dV और dr क्या है, तो मैं कहता हूं ये कोई बिंदु था हमारा A मान लो और ये कोई बिंदु हमारा था B। हम जब A से B तक आए थे तो हमने छोटी सी दूरी में परिवर्तन किया है, तो ये जो परिवर्तन है ये अगर हम मान लें कितना है, dr है, तो ये dr का मतलब क्या है कि कितना दूरी में परिवर्तन हुआ है। और ये dV का मतलब कि A से A पे जब रहे होगे तो विभव कम रहा होगा, जब B पे जाओगे तो विभव क्या हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा। तो कितना ज्यादा हो गया, हम कह रहे हैं कि मान लो अगर जो विभव बढ़ा है वो थोड़ा सा विभव बढ़ा होगा तो उसी विभव को हम किससे दिखा दे रहे हैं, dV से। वापस से देखो A से जब हम B तक आए तो कुछ दूरी में परिवर्तन हुआ था, हम मान रहे हैं कि छोटी सी दूरी बदली है, कितना, dr। जब A पे रहे होंगे तो विभव कम रहा होगा, जब B पे जाएंगे तो विभव बढ़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि जो विभव बढ़ा है वो थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा विभव बढ़ने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, dV। यानी जो विभव बढ़ा है यानी विभव में जो परिवर्तन हुआ है वो dV है, तो जो विभव प्रवणता होगी वो बराबर होगी dV/dr के। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें इसके मात्रक की तो एक मात्रक तो यहीं से निकल जाएगा, इसका वोल्ट होता है
तो ये हो जाएगा वोल्ट, और ये दूरी का मीटर होता है तो क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। और इसी के साथ साथ एक और मात्रक हम याद रखेंगे, इसका एक और मात्रक होता है और वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। और बात करेगा इसका विमीय सूत्र का, विमीय सूत्र का, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, ये जो विभव का विमीय सूत्र होता है ये हो जाता है यम यल टी की पावर 2, ये यम यल की पावर 2 टी की पावर -3 और ए की पावर -1, और ये बटे हो जाएगा, दूरी के लिए क्या यूज करते हैं यल, तो यहाँ से जो विमीय सूत्र है वो आ जाएगा, ये यल ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दो में से एक खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा यम यल टी की पावर -3 और ए की पावर -1। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा, ये इसकी विमीय सूत्र। और विभव प्रवणता करती क्या है, ये नापती है कि दूरी के साथ विभव कैसे परिवर्तित हो रहा है, तेजी से परिवर्तित हो रहा है या फिर धीमे परिवर्तन हो रहा है। तो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में क्या संबंध होता है, जब बोर्ड में पूछता है तो वो डिफाइन करने के लिए भी पूछता है और साथ ही साथ कहता है कि इनके बीच के संबंध को भी दिखाओ। तो अगर वो 2-3 नंबर में पूछता है तो संबंध भी पूछ लेता है, वरना अगर 1 नंबर में आएगा तो वो क्या करेगा, सिर्फ डिफाइन करके छोड़ देता है। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, ये पता करना है, तो हम पहले लिखेंगे कि माना एक धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु A से बिंदु B तक एक अल्प दूरी dx ले जाया जाता है। यानी हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास कोई एक वैद्युत क्षेत्र था, इसमें किसी अल्प आवेश Q0 को हम बिंदु A से कहां तक लेके आ रहे हैं, बिंदु B तक, और कितना दूरी लेके आ रहे हैं, dx दूरी लेके आ रहे हैं। तो इसी चीज को हमने लिखा है कि ये माना एक धन परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु A से बिंदु B तक एक अल्प दूरी dx हमने लेके आए हैं। अब होगा क्या, जब इस Q0 को हम यहां से यहां लेके आएंगे तो इसको वैद्युत बल के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा, यानी ये जो धन आवेश होगा ये तो इस पे बल लगाएगा इधर की तरफ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, खुद से बल लगा के इस बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा और यहां से खींच के कहां तक लाना पड़ेगा, बिंदु B तक लाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे तब लाया जाता है, तब वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, यानी जब हम यहां A से B तक लाएंगे इस बल के विरुद्ध कुछ काम करेंगे, तो वो जो कार्य होगा उसे अगर मैं मान लू dw, ये dw बराबर होगा F इंटू, यानी F का गुणा हम कर देंगे किससे, dx से, और आगे क्या लगा देंगे माइनस। देखो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो बल F है तो F हो गया, दूरी dx है तो dx हो गई। ये माइनस साइन क्यों यूज किए, पीछे के डेरिवेशन में हमने देखा था ना, ये बल इधर लग रहा है विस्थापन इधर लग रहा है, दोनों के बीच का कोण कितना बन जाएगा 180, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। पर यहाँ पे हमको उतनी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे लिखेंगे वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए dw जो है वो -Fdx हो जाएगा। अब यहाँ से एक लाइन हम लिखेंगे, चूंकि ये जो F होता है ये बराबर होता है E Q0 E के, ये कहां से आया है, तो ये देखो अगर पीछे याद होगा तो हम पढ़ते थे ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती थी F/Q0 के, तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो F बराबर हमारा क्या आ जाएगा Q0 E, तो यहां से हम इसको यूज कर रहे हैं कि F बराबर किसके होता है Q0 E के, तो अगर F के जगह मैं Q0 E लिख दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तब ये जो dw हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा -F के जगह पर हम क्या यूज कर रहे हैं Q0 E और dx। अगर इस Q0 को मैं इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा dw/Q0 बराबर हो जाएगा -E dx, और ये dw/Q0 की जगह पे क्या मैं dv लिख सकता हूं, और ये बराबर हो जाएगा -E dx के। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो विभवांतर v होता था ये बराबर होता था w/Q0 के। अब अगर छोटा सा काम है तो इसके आगे हमने d लगा दिया और इसके आगे भी क्या लगा दिया d, तो ये dw/Q0 की जगह हमने क्या लिख दिया dv। और अभी हमें E का पता करना है, तो इस dx को क्या करेंगे इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या dv/dx बराबर -E के। या इसी चीज को चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस इधर भेजेंगे तो या E बराबर हो जाएगा किसके dv/dx के, माइनस आएगा तो इधर लग जाएगा तो हो जाएगा -dv/dx।
और ये dv अपॉन dx ये हमारी क्या है, विभव प्रवणता है। जैसे देखो वहां पे dv अपॉन dr लिखे थे, तो dv है तो dv है यहाँ पर भी, वहां पे dr था, dr का मतलब क्या होती है, दूरी, तो हमारे ऊपर हमने दूरी dx माना तो नीचे क्या आ गया, dx आ गया। तो इसी चीज को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, जो E है वो बराबर होगा माइनस विभव प्रवणता के। और ये माइनस साइन यहाँ पे क्या बताता है, इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एक नोट करके, यहां निगेटिव साइन या ऋणात्मक चिन्ह, यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा वह होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वह होगी जिस दिशा में विभव तेजी से घटेगा। तो यहां निगेटिव साइन हमें बता रहा है कि E का दिशा उधर होगी जिधर विभव घटेगा। जैसे हमने अभी देखा था ना विभव प्रवणता में कि जैसे जैसे हम पास आते विभव बढ़ता है और जैसे जैसे दूर जाएंगे विभव घटेगा। तो ये भी वही कह रहा है कि E की दिशा वह होगी जिधर विभव घटेगा। तो हमें पता है जैसे दूर जाते जाएंगे विभव घटते जाएगा, और यही दिशा तो E की भी है ना, E भी इधर ही जा रहा है किधर, जिधर हमारे विभव घट रहे हैं। तो उसी चीज को हम लिखते हैं कि E की दिशा वह होगी जिधर हमारा विभव घटता है। तो अगर हमने संबंध पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे पूरा बता देंगे, और यहाँ पे इसका माइनस साइन का मतलब क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। आगे बात करते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछते रहते हैं और ये काफी आसान है क्योंकि इसमें कोई भी डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, थ्योरी है। तो समविभव पृष्ठ किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पे जो हमारा विभव है उसका मान समान हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास यहाँ कहीं पे अगर एक आवेश है और इससे चारों तरफ में एक ऐसे वृत्ताकार क्या खींच देता हूं, कोई पृष्ठ, तो ये दूरी r होगी, ये भी r होगा, ये भी r होगा, और हर दिशा में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, r। अब अगर इस आवेश को मैं कहता हूं यहाँ पे जो आवेश हमारा है ये क्यों हो, तो ये जो बिंदु है अगर यहाँ पे मुझे विभव निकालना हो तो इस बिंदु पे जो विभव होगा v वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश q है तो q बटे जो दूरी है तो क्या हो जाएगा r। इसी प्रकार से यहाँ पे जो भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, क्योंकि विभव का यही सूत्र होता है, q क्या है, ये आवेश, दूरी r है तो नीचे r होगी। वैसे ही यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये b बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश q है तो q, दूरी r है तो r, और वैसे ही क्या होगा यहाँ पर भी आएगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे विभव का मान, यहाँ पे विभव का मान, यहाँ पर विभव का मान, यहाँ पर विभव का मान जो है वो समान है। क्यों समान है, क्योंकि ये पहली वाली टर्म तो कांस्टेंट है, आवेश q सबके लिए समान है हर एक पॉइंट के लिए, जो दूरी r है वो भी हर एक पॉइंट के लिए क्या है, समान है, क्योंकि ये एक वृत्त है या फिर गोला है। तो हम कहेंगे ये जो पृष्ठ है ना, ये जो राउंड सी गोले की हमारी पृष्ठ बनी है, इस पृष्ठ के हर एक बिंदु पे, चाहे इस बिंदु पे, यहाँ कोई बिंदु, कहीं पर भी अगर हम विभव निकाल रहे हैं तो विभव क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो इसी को कहते हैं कि ये वाली जो हमारी पृष्ठ है ये समविभव पृष्ठ है। अगर देखोगे तो नाम में इसके छिपा है समविभव पृष्ठ। सम का मतलब क्या होता है, समान, और विभव का मतलब क्या है हमारा, विभव, और पृष्ठ का मतलब पृष्ठ, यानी ऐसा पृष्ठ जिसपे विभव क्या हो, समान हो हर एक बिंदु पे, वही हमारा क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब समविभव पृष्ठ की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो वो क्या विशेषताएं होती हैं एक एक करके देख लेते हैं। तो जब हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ की विशेषताओं की, तो हम कहते हैं कि समविभव पृष्ठ में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं, तो जो पहली विशेषता होती है वो होती है कि इसके हर एक पृष्ठ पे जो विद्युत विभव है वो समान होगा। अभी हमने देखा कि समविभव पृष्ठ वो होता है जिसके हर एक पृष्ठ पे वैद्युत विभव समान होता है। तो पहले पे वही हम लिखेंगे कि हर एक पृष्ठ पे जो वैद्युत विभव उसका मान समान होता है। दूसरा हम लिखेंगे अगर वैद्युत विभव समान है तो इसके बीच का जो विभवांतर होगा उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये हमने ऐसे सर खींचा था गोला तो हम कहते थे यहाँ पे विभव समान है, यहाँ पर भी विभव उतना है, तो मान लेते हैं यहाँ अगर विभव 10 वोल्ट है
और यहाँ पर विभव कितना है 10 वोल्ट है। तो जब विभवांतर निकालेंगे तो एक विभव में से दूसरे को क्या करेंगे घटाएंगे, तो जब घटाएंगे 10 में से 10 तो कितना आ जाएगा 0। वैसे हर एक बिंदु पे जो विभव है वो समान है, यानी हर एक बिंदु पे 10 ही 10 वोल्ट विभव होगा। तो जब विभवांतर का मतलब क्या होता है विभव का कितना अंतर है, तो जब भी घटाएंगे किसी भी दो बिंदुओं के विभव को आपस में घटाएंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तीसरा हम कहते हैं कि चूंकि ये विभवांतर डेल्टा भी हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जो हम काम करेंगे ले जाने में वो किया गया काम भी क्या होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि हमें पता है डेल्टा V बराबर होता है W अपान क्यू नॉट के। अब ये डेल्टा V ही अगर 0 हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा W अपान क्यू नॉट के, तो यहाँ से W बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये गुणा करेगा तो 0 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि विभवांतर हमारा 0 है अतः पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो हम काम करेंगे वो कार्य भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, जैसे ये यहाँ पे कोई हम आवेश रखे थे, ये आवेश के कारण यहाँ पे विभव हुआ था, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे वैद्युत बल किधर होगा तो हमें पता है वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, किसी धन आवेश से ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं। तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये ध्यान से देखोगे ना तो ये इस पृष्ठ के पे कितना कोण बना रही है 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, और हर एक जगह जहां पर भी होगा हर एक जगह कितना का कोण बनाती है 90 का कोण बनाती है। तो हम कहते हैं कि ये जो समविभव पृष्ठ है जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये इस समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, यानी देखो हर एक बिंदु पे क्या हो रही है ऐसे लंबवत बाहर की तरफ निकल रही है ना। तो इसी चौथे पॉइंट को हम लिखते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे जो ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। और इसका जो लास्ट पॉइंट है पांचवा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार वो डायरेक्ट बोर्ड में पूछ ही रहता है, और वो है कि जो वैद्युत विभव के कारण जो समविभव पृष्ठ बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते, एक दूसरे को कहीं नहीं काटते, या इसी को हम क्या कहते हैं प्रतिच्छेदित नहीं करते। और ये कई बार पूछता है कि आखिर क्यों नहीं करते हैं, तो जैसे देखो ये हमारे पास मान लेते कोई समविभव पृष्ठ था, अगर कोई दूसरा आके यहाँ पे प्रतिच्छेदित करेगा तो ये यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये लंबवत है। अब मान लो कोई और आया और ऐसे काट के इसको चला गया, तो इसको हम चेंज करके बना देते हैं, ये हमारा पहला वाला पृष्ठ था ऐसा, तो इसके कारण जो वैद्युत बल था या जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं थी वो ऐसे लंबवत बाहर की थी। अब जब ये दूसरा आएगा और इसको ऐसे काट के चला जाएगा तो इस बिंदु के लंबवत जब हम खींचेंगे तो ऐसे ई आएगा, तो इसके लंबवत ई ये आ रहा है और इस वाले पृष्ठ के लंबवत ई ये आ रहा है, यानी एक ही बिंदु पे हमें कितनी वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं मिल रही है 2। और ये कभी भी संभव नहीं होता कि हमारे एक बिंदु और उस पर कितनी मिले 2 वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं मिले। याद करो पीछे हम पढ़ते थे ना वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती थी क्योंकि वहां पर भी 2 क्षेत्र दिशा आ जाती थी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो अगर कभी पूछेगा समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेदित करते हैं, तो हम कहेंगे क्योंकि समविभव पृष्ठ जब भी प्रतिच्छेदित करेंगे तो यहाँ पे हमको 2 वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं मिल जाएंगी, जो कि असंभव है। अतः कभी भी समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। तो ये था हमारा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी अगर हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र हो और वहां पर हम वैद्युत द्विध्रुव को रखे हो और इसको अगर हमें घुमाना हो तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण पर रखा गया है, यानी ये हमारा ऐसे हो जाएगा कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, तो ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र ई। और हम कह रहे हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र ई में कोई हमने वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव, ये माइनस क्यू हो गया और ये हो गया हमारा प्लस क्यू आवेश, और ये वैद्युत द्विध्रुव का नाम हम दे दे रहे हैं क्या ए और बी। तो ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र हो गया, उसमें ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव हमने रखा है जो इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे रखा गया। तो अब होगा क्या कि ये जो धन आवेश है इस पे इस दिशा में एक बल लगेगा, वैद्युत बल रेखाएं क्या करती धन आवेश को अपनी तरफ ले जाने का प्रयास करती, यानी इस पे इस दिशा में एक बल F लगेगा और जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो माइनस आवेश यानी ऋण आवेश को अपनी
से विपरीत दिशा में खींचते हैं, यानी इस दिशा में एक बल लगाएंगे जो कि क्या होगा F। अब देखो अगर कोई हमारे पास ऐसे एक ऑब्जेक्ट है और एक बल इसको लगा के इधर खींच रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है, तो ये अपने अक्ष पे क्या करेगा, ऐसे घूमने लगेगा, और ये वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी, इसको घुमा के ऐसे सीधे कर देंगी। तो यहाँ पे ये जो घुमाने का काम कर रहा है उसी को हम कहते हैं कि बलाघूर्ण। जैसे नॉर्मली बल का मतलब क्या है, किसी चीज को ढकेल रहे हैं, पर जब हम किसी चीज के घूमने की बात करते हैं तो वहां पे जो आता है उसको हम कहते हैं बलाघूर्ण, या इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टॉर्क। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि रखा गया है तब बल आघूर्ण, यानी वो बल जो इसको घुमाने का काम कर रहा है, तब बल आघूर्ण, ये जो टाउ होगा ये बराबर हो जाएगा पीई साइन थीटा के। ये पहले चैप्टर में इसका हम पढ़ चुके थे सूत्र कि जो द्विध्रुव को घुमाने के लिए बल आघूर्ण जो काम कर रहा है बल, वो टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा के। तो हमने कहा इसको जो घुमा रहा होगा बल आघूर्ण टाउ वो होगा पीई साइन थीटा। अब अगर मान लो हम इसको अपोजिट घुमाते हैं, अपोजिट का मतलब कि ये बल आघूर्ण तो इसको इधर घुमाना चाह रहा था, परंतु हमने बाहर से खुद से काम किया और ये जो इधर घुमाना चाह रहा था ना, हमने इसके अपोजिट इसको अगर ऐसे घुमा दें, यानी ये हमारा द्विध्रुव था, ये घुमा के इसको सीधा करना चाह रहा था, पर हमने खुद से मेहनत किया और इसको ऐसे पकड़ के अगर मैं इधर घुमा दूं और इधर घुमा दूंगा तो ये जो कोण है, मान लेते हैं कितना कोण घुमा दे रहे, डी थीटा। तो अगर मैं इसको घुमा के डी थीटा कोण ज्यादा घुमा दूंगा तो मुझको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं तो इसको किधर घुमाना चाह रही, इधर। तो इसके विरुद्ध मुझको अपने से बल लगा के इसको इस दिशा में लाना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी थीटा, ये जो हमारा बल आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा है, यदि डी थीटा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, या ये हटा देते, लिखेंगे हम तब डी थीटा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो डी थीटा का मतलब हमने इसको थोड़ा सा कोण बढ़ाया तो जो कार्य आएगा वो भी क्या आ जाएगा, थोड़ा सा आ जाएगा, और ये डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा हमारा टाउ। और ये कितना हम कोण घुमा रहे हैं डी थीटा, तो उसके जगह पे क्या यूज कर लेंगे, डी थीटा। जैसे कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ पे बल की जगह पे क्या है, ये घुमाने वाला बल यानी बल आघूर्ण आ गया, और विस्थापन की जगह पे क्या आ जाएगा, कोणीय विस्थापन, यानी ये कितना एंगल इधर डी थीटा बन रहा है उसकी बात कर रहा है। तो अगर हमको यहाँ से घुमाना पड़ेगा हमको डी थीटा कोण, तो हम जो कार्य करेंगे डी डब्ल्यू, ये बराबर होगा टाउ और डी थीटा के। यहाँ से टाउ का जब हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर पी ई, और ये साइन थीटा की जगह पे साइन थीटा, और क्या हो जाएगा डी थीटा। तो ये तो बात थी तब जब हम कितना कोण घुमा रहे थे, डी थीटा छोटा सा कोण घुमा रहे थे। आगे हम लिखते हैं अगर मुझे किन्हीं दो कोणों के बीच घुमाना हो और वो कोण थीटा 1 और थीटा 2 हो, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो हम कहते हैं यहाँ पे जब ये द्विध्रुव रहा होगा तो ये कोई कोण था जिसको हमने थीटा 1 नाम दे दिया, जब इसको हम घुमा के हाफ किए होंगे तो कोण बढ़ गया होगा, तो उसको अगर मैं नाम दे दूं थीटा 2 का, तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ये हमारा द्विध्रुव था, तो हम कह रहे हैं ये वाला जो कोण थीटा था ये थीटा ना होकर क्या हो, थीटा 1, और जब इसको हमने घुमा के ऐसे कर दिया ये वाला कोण जो था वो कितना हो जाए, थीटा 2। तो हम लिखेंगे थीटा 1 से, यानी यहां से दूसरे कोण थीटा 2 तक घुमाने में हमको कितना काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो ये हमारा डी डब्ल्यू कब था, जब हम थोड़ा सा घुमा रहे थे, यानी डी थीटा कोण घुमा रहे थे। अब थीटा 1 से अगर थीटा 2 हमें घुमाना होगा तो हमको कितना काम करना पड़ेगा, तो इन्हीं दोनों साइडों का क्या कर देंगे, समाकलन। ये डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर, इधर जब समाकलन करेंगे ये हो जाएगा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, या साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। और कहां से कहां तक घुमा रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे थीटा 1, और कहां तक घुमा रहे हैं, थीटा 2 तक। अब यहां से देखो पीई कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बराबर पीई, ये समाकलन कहां से कहां तक कर रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 तक, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब आगे हम क्या करेंगे, अब अगर इसका हमको समाकलन करना है तो जो साइन थीटा का समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। ये एक लाइन क्या करेंगे, याद कर लेंगे कि साइन थीटा का जब हम समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस थीटा आता है। तो यहां से ये डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पीई, और ये समाकलन हो जाएगा साइन का माइनस कॉस थीटा, और जब समाकलन हो जाता है तो ये जो रहता है ये बॉक्स के ऊपर और नीचे
चलिए आते हैं। अब इस माइनस को अगर मैं बाहर कर लूंगा तो ये W बराबर हो जाएगा माइनस PE, और ये माइनस बाहर चला गया तो बचेगा क्या हमारे पास कॉस थीटा, और ये थीटा 1 से कहां तक, थीटा 2 तक। अब एक एक बारी बारी से करके यहाँ पे मान रखेंगे थीटा की जगह पे, ये W बराबर हो जाएगा माइनस PE, यहाँ पे जब थीटा 2 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी कॉस थीटा 2, माइनस थीटा 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 1। तो यहाँ से जो हमारा W आया है वो आया है माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब अगर इसी माइनस को मैं वापस से अंदर भेजूं तो ये W बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PE। अब ये माइनस जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो इस प्लस वाले को मैं पहले लिखूंगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा 1, और ये माइनस इसको किया था तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 2। तो यहां से हमारा आ गया कि थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमाने में हमको कितना काम करना पड़ेगा, ये W बराबर हो जाएगा PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब हम कहते हैं यदि थीटा 1 जीरो हो, यदि थीटा 1 बराबर जीरो हो और जो थीटा 2 हो इसका मान कितना हो जाए थीटा। ये कहने का मतलब क्या है कि हम कह रहे हैं कि मान लो जो पहला वाला कोण था वो जीरो था, यानी ये जो द्विध्रुव था ना वो था ही पहले से ऐसे, अगर ऐसे रहेगा तो पहला वाला कोण कितना हो जाएगा जीरो, और फिर हम इसको पकड़ के घुमा के ऐसे कर दिए हैं, यानी कहां तक घुमाए हैं थीटा तक। तो इसी को हम कहते हैं अगर पहला वाला कोण जीरो हो, यानी स्टार्टिंग में जीरो पे था और हमने थीटा कोण अगर इसको घुमाया है तो थीटा 1 की जगह पे जीरो रख देंगे और थीटा 2 की जगह पे थीटा, तो यहाँ से W बराबर आ जाएगा PE cos थीटा 1 की जगह पे हो जाएगा cos 0 माइनस cos थीटा 2 की जगह क्या आ जाएगा थीटा, और इसी को जब हम लिखेंगे तो W बराबर हो जाएगा PE cos थीटा की जगह पे 1 माइनस और cos थीटा। यही वैल्यू हमें क्या करनी थी, पता करनी थी। अगर हमसे पूछेगा कि कितना घुमाने में कार्य किया जाएगा तो ये हम क्या कर देंगे, कर देंगे। इसमें एक दो स्थितियां आती हैं, वो क्या स्थितियां आती हैं उनको भी देख लेंगे, एक बार वापस से देख लेंगे क्या किए हैं, और इसके बाद हम क्या आते हैं स्थितियों पे आते हैं। तो अभी हमने देखा था कि अगर हम थीटा कोण घुमा रहे हैं या थीटा 1 से थीटा 2 कोण तक घुमा रहे हैं तो हमको कितना काम करना पड़ेगा। तो इसमें दो स्थितियां आती हैं। पहली स्थिति कह रहा है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति यानी थीटा 1 बराबर 0 से लंबवत स्थिति, लंबवत स्थिति का मतलब कि थीटा 2 बराबर 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। इसके कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा अगर ऐसे वैद्युत क्षेत्र था तो साम्य स्थिति का मतलब कि पहले जो वैद्युत द्विध्रुव था वो ऐसे कुछ था, यानी जो पहला एंगल बना था थीटा 1 वो 0 था, तो इसको हमने घुमा के क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो जो दूसरा एंगल बना वो कितना बन गया 90 का। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे किया गया जो हमारा कार्य होगा, ये हमको पता है कि W बराबर होता है किसके, PE cos थीटा 1, थीटा 1 का मतलब कि पहले किस कोण पे था, और माइनस cos थीटा 2 यानी किस कोण तक हमने उसको घुमा दिया। तो ये कह रहा है कि पहले साम्य स्थिति में था, साम्य स्थिति का मतलब ऐसे था, तो पहले जब ऐसे रहा होगा तो कोण कुछ भी नहीं बनेगा, तो कोण क्या हो जाएगा 0। तो हम लिखेंगे अतः ये जो W है ये बराबर हो जाएगा PE थीटा 1 हमारा क्या हो जाएगा cos 0, ये हो जाएगा cos 0 माइनस cos थीटा 2। तो cos थीटा 2 क्या है, हमने घुमाया कितना 90, तो ये हो जाएगा cos 90। अब यहाँ से W बराबर हमारा आ जाएगा PE cos थीटा, ये cos 0 का मान जो होता है वो 1 होता है माइनस cos 90 का मान 0 होता है, तो यहाँ से W बराबर हमारा क्या आ जाएगा PE। यानी अगर हम साम्य अवस्था मतलब ऐसे था, हमने पकड़ के 90 डिग्री घुमा दिया, तो जो हमको काम करना पड़ेगा वो काम हो जाएगा कितना PE। दूसरी स्थिति जो है वो हमसे कहती है कि वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति यानी थीटा 1 से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। यानी अगर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र ऐसे था तो पहले जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव था वो ऐसा कुछ रखा था, फिर हमने पहले स्थिति में इसको घुमाया 90, पर अब की कह रहे हैं इसको हम कितना घुमा दे, अगर 180 घुमा दे तो हमको कितना काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए जब हम नोट करेंगे तो हमने देखा था जो W बराबर आया था PE cos थीटा 1, यानी पहले किस कोण पे रखा था माइनस cos थीटा 2। तो ये कह रहा है कि साम्य स्थिति थी, यानी साम्य स्थिति का मतलब पहले कैसे रहा होगा ऐसे, यानी कोई भी कोण नहीं बना रहा होगा, फिर हमने इसको घुमा के कितना घुमा दिया 180। तो यहाँ पे जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा हमारा PE cos थीटा 1 की जगह क्या हो जाएगा cos 0 माइनस cos थीटा 2 की जगह हो जाएगा cos 180। अब यहाँ से W बराबर आ जाएगा हमारा PE और cos, ये जो 0 होता है cos 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, माइनस cos 180 का मान माइनस 1 होता है, तो ये माइनस माइनस में क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा W बराबर PE 1 + 1, और ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा W बराबर
एक एक मिलके 2 हो जाएंगे तो हो जाएगा 2PE। तो अगर 0 से यानी साम्य स्थिति से हम 180 अंश घुमा रहे हैं तो जो हमारा किया गया काम होगा W वो आ जाएगा हमारा 2PE। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो जब बात होती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की तो हम कहते हैं कि अगर हम अनंत से 2 या 2 से अधिक आवेशों को पास ला के एक निकाय की रचना करते हैं तो जो हमको काम करना पड़ता है वही काम उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है और ये वैद्युत आवेश के कारण होता है। इसीलिए इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई बिंदु आवेश है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक आवेश ले रहे हैं Q1 और यहाँ पे कोई आवेश Q2 ले रहे हैं और इनको अनंत से लेके आ रहे हैं। जैसे अनंत से बहुत दूर कहीं था और वहां से दोनों को ला के आसपास अगर रख रहे हैं, चाहे 2 बिंदु हो चाहे हमारे पास कितने हो 3 बिंदु हो, ऐसे ही 4 बिंदु, कई बिंदु, इनका ये जो आपस में रखे गए हैं ना ऐसे, इसी को हम क्या नाम देते हैं, निकाय का यानी सिस्टम का। ये जो सिस्टम हमारा बना है, निकाय बना है, तो इसमें हर एक आवेश को हम कहीं ना कहीं से लेके आए होंगे। तो हम कहते हैं कि अगर हम अनंत से लेकर आए तो कितना काम करना पड़ेगा ये निकाय की रचना करने में, अर्थात ऐसे इनको इस Q1 को यहाँ रखने में, Q3 को यहाँ, Q2 को यहाँ, Q4 को यहाँ, जब हम लेके आए होंगे तो हमने कुछ काम किया होगा। तो वो जो हम काम करते हैं वही काम इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय हमें क्या कहती है कि जो हम काम करते हैं W यही उस निकाय की ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। तो ये यहाँ पे जितनी ऊर्जा स्टोर होती है उसी को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, या नॉर्मल भाषा में कहते हैं तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वापस से सुनेंगे क्या हमने कहा, अनंत से 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को आपस में ला के जब हम एक निकाय की रचना करते हैं तो हमको कुछ काम करना पड़ता है इन बिंदुओं को अनंत से लेके आने में। तो हम कितना काम करेंगे वही काम इसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। और इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम कहेंगे कि अलग अलग केस में अलग अलग आएगा। तो हम कहेंगे जो निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी वो बराबर होगी निकाय को बनाने में हमें कितना काम करना पड़ा है। और जब भी हम इसको ऊर्जा किसी के लिए भी कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, कितना काम कर रहे हैं वो निकाल लेंगे और वही उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। बात करते हैं कि 2 बिंदु आवेशों के कारण जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। तो हम कह रहे हैं कि 2 बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो जैसा अभी हमने देखा कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो बराबर होती है उस निकाय को अनंत से आवेशों को लेकर आके बनाने में कितना हमको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 2 बिंदु आवेशों से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से पास पास लाकर निकाय को बनाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 2 बिंदु आवेश हैं तो हमने कहा कि कोई पहला आवेश था क्या Q1 और यहीं पे हमको उस निकाय की रचना करनी है। जब हम Q1 को अनंत से लेके आएंगे तो यहाँ पे कोई भी आवेश है नहीं अभी तक। अगर कोई आवेश नहीं है तो कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, कोई भी उसको रोकने वाला नहीं होगा, तो कोई कार्य नहीं होगा, कोई विभव नहीं होगा। तो आसानी से Q1 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अनंत से लेते आएंगे। तो ये मान लेते हैं कोई बिंदु A था और यहाँ पे हमने Q1 को लाके क्या कर दिया, रख दिया। अब जब Q1 आया था तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई भी आवेश नहीं था, कोई भी वैद्युत बल नहीं था, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं था और इसी कारण कोई भी विभव भी नहीं था। तो हम कहेंगे अगर कुछ भी नहीं था तो Q1 को यहाँ से जब लेके आएंगे तो किया गया जो कार्य होगा वो भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हम कार्य करते थे वो वैद्युत बल के विरुद्ध करते थे। जब ये Q1 आ रहा था तो यहाँ पे कोई आवेश नहीं था, तो कोई वैद्युत बल नहीं था जिसके विरुद्ध हम कार्य करते। तो हम लिखेंगे Q1 को या आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। और इसको अगर हम W1 मान लें तो W1 हमारा क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार लिखेंगे आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में
किया गया कार्य, और इसको हम क्या मान ले रहे हैं W2। तो W2 किसके बराबर होगा? तो अब देखो, जब Q1 को लाए तो कोई वैद्युत बल नहीं था, तो हम उसके विरुद्ध कोई भी काम नहीं किए। पर अब जब Q2 को हम मान लेते हैं किसी बिंदु B पे लेके आते हैं, अनंत से जब Q2 को लेके आएंगे तो ये आवेश आ चुका है। अब इस आवेश के कारण क्या होगा, जब हम Q2 को लेके आएंगे तो ये आवेश उस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और उस बल के अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि अनंत से जब Q2 को लाके हम बिंदु B2 पे रखते हैं और ये निकाय की हम रचना करते हैं, जिनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, r। तो जब Q2 को यहां से लेके आएंगे तो इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको काम करना पड़ेगा। तो वो काम कितना होगा, तो यहां से हम लिखेंगे W2 बराबर होगा बिंदु B पर विभव गुणे हम कितना आवेश लेके आ रहे हैं, तो कितना आवेश लेके आ रहे हैं, Q2। ये फार्मूला कहां से आया हमारा, देखो हमको पता है कि जो V होता है वो बराबर होता है W अपॉन Q नॉट के। अगर मुझे W पता करना हो तो मैं लिख सकता हूँ W बराबर होगा V इंटू Q नॉट के। इसी चीज को हमने लिखा कि W बराबर है बिंदु B पे विभव यानी V गुणे कितना आवेश लेके आ रहे हैं उसके। तो यहां से जो हमारा W2 आएगा वो बराबर आ जाएगा, अब बिंदु B पर विभव कितना होगा, तो हमको पता है किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पे जो वैद्युत विभव होता है उसका फार्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना आवेश है, तो Q1 कितना दूरी पे है, तो r। तो ये हो गया हमारा W1 और ये हो गया W2। अब अगर हम पता करना चाहें कि इस निकाय को बनाने में टोटल हमको कितना काम करना पड़ा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य। तो कितना काम करना पड़ा इस पूरे निकाय को बनाने के लिए, ये W बराबर हो जाएगा पहले आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ा प्लस दूसरे। तो यहाँ से W बराबर हो जाएगा, पहले के लिए 0 काम करना पड़ा और दूसरे के लिए कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ये हमारा Q1 हो गया अपान R, और ये वाला देखो Q2 भी यहाँ पे आएगा तो ये Q1 क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। Q1 Q2 0 का कोई मतलब है नहीं, W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आ जाएगा Q1 Q2 अपान R के। तो ये तो हमने किया, पता किया कि कितना हमको काम करना पड़ा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे परिभाषा से ये जो किया गया ये स्थितिज ऊर्जा U होती है, यही बराबर होती है किए गए कार्य के, यानी कितना हमने काम किया वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे परिभाषा से ये कितना काम करेंगे ये U के बराबर होगा, और यहाँ पे लिख देंगे अतः ये जो U हमारा है ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R के। और यही हो जाएगा हमारा स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। कब, जब दो बिंदु आवेशों के कारण हमको स्थितिज ऊर्जा पता करनी होगी, तो यहां से हम क्या करेंगे ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। बात करें दो से अधिक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना हम कैसे करेंगे। तो दो से अधिक का मतलब कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक आवेश यहाँ पे Q1 था और यहाँ पे कोई आवेश Q2 था और यहाँ पे कोई आवेश Q3 था। तो अब के दो से ज्यादा अगर बिंदु हमारे हैं और एक निकाय की रचना कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, तो ये अगर हमारा निकाय था तो ये मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी थी वो R12 यानी पहले और दूसरे के बीच की दूरी, ये दूरी को नाम दे देते हैं R23 यानी दूसरे और तीसरे के बीच की दूरी, और इसको नाम दे दे रहे हैं R31 यानी तीसरे और पहले के बीच की दूरी। तो अगर हमारा जो निकाय है वो दो से ज्यादा बिंदुओं से मिलकर बना है तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम कैसे पता करेंगे, तो हम लिखेंगे जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी पूरे निकाय की वो बराबर होगी ये दोनों के कारण कितना होगा, फिर ये दोनों के कारण कितना होगा, फिर ये तीसरे के कारण कितना होगा। अभी हमने देखा था ना कि दो बिंदु आवेशों के कारण कितना होगा, तो पहले इन दोनों के कारण कितना होगा, तो अगर इसको मैं दिखा दूं U1 तो U1 प्लस इन दो बिंदु आवेशों के कारण कितना होगा, तो U2 प्लस इन दोनों के कारण कितना होगा, उसको हम दिखा देते हैं U3 से। अब हमको टोटल इसका पता करना है तो यहाँ से U बराबर हो जाएगा, हमें पता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच का जो फार्मूला होता है वो अभी हमने डिराइव किया था, किसके किसके Q1 और Q2, इसके बीच की ऊर्जा को हमने U1 माना, इनके बीच की ऊर्जा को U2 और इनके बीच की ऊर्जा को U3। अब U1 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश क्या है Q1 Q2 उनके बीच की दूरी है हमारी R12 प्लस यहाँ पर भी आगे
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश, अब इन दोनों की बात करें तो आवेश क्या है हमारे, Q2 Q3 अपान R23, इनके बीच की जो हमारी दूरी है यहाँ पे बात करेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश हमारा है Q3 Q1 बटे इनके बीच की जो दूरी है R31। अब यहाँ से हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, और ये आ जाएगा हमारा क्या, Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q3 Q1 अपान R31 के। और यही है हमारा, अगर हमको दो से ज्यादा बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पता करनी होगी तो हम ऐसे कर लेंगे। क्या करेंगे, इनके दो के कारण दो दो का पेयर बनाएंगे और उनके कारण कितना स्थितिज ऊर्जा होगी उसको हम अंत में ऐड कर लेंगे। तो बात करते हैं कि अगर हमें पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके पास कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, तो ये डेरिवेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले हमने किया था कि अगर हमको द्विध्रुव को घुमाना हो किसी एंगल पे तो हमको कितना काम करना पड़ेगा, और वहां पे ध्यान दोगे तो यहाँ तक एक डेरिवेशन आया था और इसके नीचे हम आगे तक सॉल्व किए थे। तो अगर हमसे पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना, तो सब कुछ वही करेंगे जैसे कार्य में चित्र बनाए थे, चित्र बनाएंगे और जो जो माने थे सब कुछ मानते हुए यहाँ इस लाइन तक डेरिवेशन जो है वो सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसे ही करेंगे। यानी अगर एक याद करेंगे तो दोनों में काम दे देगा। इस लाइन के बाद आगे हम क्या करेंगे, वो जोड़ देंगे। यानी अगर जैसे कार्य का पूछ रहा है तो जो कार्य में लिखे वो पूरा लिखेंगे, अगर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है तो कार्य वाला चित्र बनाएंगे, जो स्टेप लिखे हैं सब कुछ उसमें लिखेंगे और ये लाइन तक जहां तक किए थे ना सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। और इसके बाद हम क्या दो लाइन जोड़ देंगे, हम लिखेंगे परिभाषा से, परिभाषा से। और क्या परिभाषा होती है, ये जो किया गया कार्य होता है यही बराबर होता है कि कितना ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है या कितनी स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो रही है। तो हम लिखेंगे परिभाषा से ये जो किया गया काम है हमारा यही उस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी, और किया गया काम का डेरिवेशन हमने पहले कर चुका है। तो यहां से जब करेंगे तो इस डेल्टा यू को अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं U2 माइनस U1, और इस W की जगह पर मैं लिख सकता हूं माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। अगर इसको मैं अंदर तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा U2 माइनस U1 बराबर माइनस PE, ये इससे जुड़ेगा तो हो जाएगा cos θ2, और ये जब आगे आके जुड़ेगा ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये हो जाएगा PE cos θ1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे U2 माइनस U1 है यानी किसी में से किसी चीज को घटाया जा रहा है, और यहाँ पर भी देखो अगर मैं इसको एक मान लूंगा तो यहाँ पर भी किसी चीज में से किसी चीज को घटाया जा रहा है। तो अगर मैं इनकी तुलना करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो U2 है ये बराबर होगा माइनस PE cos θ2 के, माइनस के जगह पे माइनस, और ये जो U1 है ये बराबर होगा माइनस PE cos θ1 के। यानी अगर U2 निकालना है तो cos θ2 आ रहा है, अगर U1 निकालना है तो इसकी जगह पे cos θ1 आ रहा है। तो यहां से हम कहेंगे तुलना करने पर, अगर मुझे सिर्फ U निकालना हो तो हम लिखेंगे तुलना करने पे, अगर U निकालेंगे तो बराबर होगा माइनस PE cos θ के, और यही हमें डिराइव करना था। तो सब कुछ वही करेंगे जो हम कार्य वाले में किए थे, चित्र भी सेम बनाएंगे, डेरिवेशन भी सेम करेंगे, पर इस लाइन के बाद बदल जाएगा। हम कहेंगे परिभाषा से ये जो हम काम कर रहे हैं यही इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, और कितना ऊर्जा में परिवर्तन होगा इसी को हम डेल्टा हटाते हैं तो लिख सकते हैं U2 माइनस U1, और इसको यहाँ से अंदर गुणा कर दिए तो हमको ये मिल गया माइनस PE cos θ2 माइनस माइनस PE cos θ1, और इसके बाद हमने तुलना किया तो U2 बराबर था इसके, U1 बराबर था इसके। तो हमने कहा कि अगर U3 होगा, अगर मान लो U3 या U4 रहता तो माइनस PE cos θ3 हो जाता, θ4 हो जाता। तो इसीलिए हमको अगर सिर्फ U पता करना हो तो माइनस PE, अगर सिर्फ U है कुछ नहीं है तो cos क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब तक हमने देखा जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आई थी वो आई थी U बराबर माइनस PE cos θ के। तो यहाँ पे कुछ स्थितियां बनती है। पहली स्थिति का कि यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, इसका मतलब कि ये अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है तो जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है AB वो भी ऐसे रखा हो, ऐसे,
तो इस केस में अगर ऐसे रखा रहेगा तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। हम लिखेंगे अतः थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यू बराबर यहाँ पे मान रख देंगे माइनस पीई, और कॉस थीटा की जगह पे कॉस जीरो का मान कितना होता है, ए। तो यू बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस पीई, और इसका मात्रक क्या होता है, जूल। तो क्या हो जाएगा, जूल। दूसरी स्थिति इसमें बनती है कि यदि इसको हम लंबवत रखें, दूसरी स्थिति है हमारी कि यदि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या हो, लंबवत हो। लंबवत का मतलब कि अगर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है तो जो द्विध्रुव है वो कुछ ऐसे रखा गया, ये ए हो गया, ये बी। अब ये जो कोण बनेगा थीटा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः ये जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इस थीटा का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे तो यू बराबर हो जाएगा माइनस पीई, और कॉस 90 का मान कितना होता है, जीरो। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक तीसरी कंडीशन बनती है कि अगर ये जो हमारा द्विध्रुव रखा गया है, ये द्विध्रुव जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत रखा हो, दिशा के विपरीत रखा गया हो। दिशा के विपरीत का मतलब अगर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र ई है तो जो रखा गया वो अपोजिट रखा गया। विपरीत का मतलब कि जो हमारा ए बी ऐसे था, जैसे ये ए बी है, अब इसी को घुमा के हम क्या कर दे, ऐसे रख दे। तो इस केस में जो थीटा होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 180। और हमको पता है कि ये यू बराबर होता है माइनस पीई, कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे, कॉस 180, और कॉस 180 का मान कितना होता है, -1। तो ये यहाँ से u बराबर हमारा आ जाएगा माइनस पीई गुणे -1, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगी, प्लस। तो u बराबर हमारा क्या आ जाएगा, पीई। इसका मतलब जूल होता है, तो कितना आ जाएगा, पीई जूल। तो अगर हमसे इस स्थिति के बारे में भी कभी पूछता है तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पे मान इसमें रख देंगे और इसको निकाल लेंगे। इसके एक प्रश्न की बात करते हैं जो 2023 में पूछा था और काफी अच्छा प्रश्न था। ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये कह रहे कि हमारे पास दो गोले थे, एक का जो व्यास था वो हमारा था 6 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, और दूसरे का जो व्यास था वो 4 सेंटीमीटर था, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। और कह रहे कि इनको समान आवेश तक आवेशित किया गया, यानी इस पे अगर विभव v है तो इस पे भी जो आवेशित किया गया है वो विभव v तक ही किया गया है। आगे कह रहे हैं कि गोलों के आवेशों के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछ रहा है कि इनके पृष्ठ घनत्वों का अनुपात क्या होगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं जो पृष्ठ घनत्व था, यानी इसके पृष्ठ पे कितने आवेश थे, वो अगर ये हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 हो और यहाँ पे सिग्मा 2 हो, तो पूछ रहा है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 कितना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, ये सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 यही ज्ञात करना है, ये बराबर होगा, हमें पता है सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो जो हमारा आवेश घनत्व होता है उसका फार्मूला क्या होता है कि कितना आवेश है, तो हम मान लेते हैं जो हमारा आवेश था Q1 बटे जो इसका क्षेत्रफल होगा, और ये जो वृत्त होता है हमारा, यानी ये जो गोला होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 4 पाई, और इसकी अगर त्रिज्या को हम R1 मान रहे हैं तो हो जाएगा R1 का स्क्वायर बटे इस पे कितना आवेश है, तो हम मान ले रहे हैं इस पे आवेश Q2 था, तो हो जाएगा Q2 अपॉन 4 पाई, और इसकी त्रिज्या को R2 अगर हम मान रहे हैं ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर। अब इसको अगर काटेंगे तो 4 पाई से क्या कट जाएगा, 4 पाई, और ये बराबर हो जाएगा किसके, Q1 अपॉन Q2, ये Q2 ऊपर चला जाएगा और ये R2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा गुणे R2 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर के। यानी अगर किसी प्रकार से हमें इनका मान पता चल जाए तो हम पता कर सकते हैं कि कितना अनुपात होगा। तो आगे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में कह रहा है कि जो V1 है यही बराबर किसके है, V2 के, यानी जितना विभव इस पे है उतना ही विभव इस पे भी है। तो यहां से हम लिखेंगे अतः ये V1 यानी पहले पे कितना आवेश होगा, तो ये V1 के लिए सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पे कितना आवेश हमने माना है Q1, और इसकी जो दूरी है वो R1, ये बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दूसरे पे हमने आवेश माना है Q2 और इसकी जो त्रिज्या इसको हमने क्या माना है, R2। यहाँ पे लिख लेते हैं, हम मानते हैं कि इसकी जो त्रिज्या R1 है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और जो इसकी त्रिज्या R2 है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, अब बचेगा क्या, अगर हमें यहाँ से Q1 अपॉन Q2 पता करना हो तो Q1 अपॉन Q2 कितना आ जाएगा, ये Q1 अपॉन Q2, इस Q2 को यहाँ भेज देंगे, R1 को वहां पे भेज देंगे, तो Q1 अपॉन Q2 बराबर हो जाएगा
R1/R2 के। अब इसी मान को उठा के अगर मैं इसमें रख दूं, इसको अगर मैं नाम दे दूं समीकरण 1 का, तो ये मान हम उठा के जब इसमें रखेंगे तो Q1/Q2 की जगह क्या आ जाएगा, R1/R2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 में मान रखने पर, जब समीकरण 1 में ये मान उठा के रखेंगे तो ये हमारा आ क्या जाएगा, σ1 अपान जो σ2 है ये बराबर होगा Q1/Q2 की जगह क्या आ जाएगा, R1/R2 गुणे R2 स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर, R1 से स्क्वायर कटेगा, R2 से स्क्वायर कटेगा, बचेगा क्या, R2/R1। और ये यहां से आ जाएगा हमारा σ1/σ2। R2 का मान कितना दिया था हमारा, यहां से देखो R2 का मान कितना है 2 और R1 का मान कितना है 3। तो यहां से ये हमें पता करना था कि σ1 और σ2 का कितना अनुपात होगा, तो हम कहेंगे ये अनुपात कितना आएगा 2/3, या इसी को लिखेंगे 2:3। तो ये एक अच्छा प्रश्न था जो हमारा 2023 में पूछा है कि इसको हम कैसे करेंगे। बात करें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, तो पहली चीज हमें याद करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में क्या, कि ये ऊर्जा का एक मात्रक है और वो काफी छोटा मात्रक है। आमतौर पर हमको वोल्ट दिखता है तो हमको लगता है अच्छा वोल्ट का मतलब विभवांतर होता है, तो ये भी क्या नापता होगा, विभवांतर नापता होगा, पर नहीं, ये किस चीज को नापता है, ऊर्जा को नापता है। और ये ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है, जैसे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है ना, तो उससे बहुत बहुत छोटा मात्रक क्या है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं किसको, अगर मैं एक किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा ही हमारी क्या कहलाती, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती। जैसे मान लो किसी दो बिंदुओं के बीच हम इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहे थे और ये जो बीच का विभवांतर था, ये जो विभवांतर था वो कितना था, 1 वोल्ट अगर हो, त्वरित करने पर जो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी यानी 1 वोल्ट अगर विभवांतर हो, तो इन्हीं यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में हमको कितना काम करना पड़ेगा, वही काम इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। तो वो कितनी ऊर्जा ये स्टोर कर लेगा जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आ जाऊंगा, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा होता किसके बराबर है, तो हम लिखेंगे ये बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल के। और ये लाइन हमें क्या करनी है, याद करनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल के।